Unacademy. Out of the given four alternatives, select the one which best express the meaning of the given word। शुरू करने से पहले आप बच्चों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग एक कॉपी और पेन लीजिए, उस पे अपने स्कोर को प्लीज नोट डाउन करते हुए आप लोग चलिएगा। लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में सारे बच्चों से ये जानना है, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी, आपका स्कोर कितना आया। ये 10 दिन जो जब तक आपका मैराथन नहीं चालू हो जाता, तकरीबन 6 दिन, तो 6 दिन 6 मॉक के अंदर आपको ये बताना है कि आप इंप्रूव कर रहे हो, यानी आपका प्रोसेस बढ़ रहा है, या फिर आप डिक्रीज कर रहे हो या फ्लैक्चुएट कर रहे हो, वो मुझे जानना है सारे बच्चों से। तो जब ये पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी तो कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। प्रॉक्सिमल की बात करते हैं बच्चे। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है क्लोज टू सेंटर, ठीक है। अब यहां पे अगर आप इसको क्लोज टू सेंटर की बात करें तो यानी केंद्र से जो चीज बहुत क्लोज होती है, नजदीक होती है, जिसको आप बहुत आसान शब्दों में क्या लिख सकते हैं, नियर लिख सकते हैं, यानी आप पास लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, नियर। अब अगर मैं यहाँ पे फ्रंटियर की बात करता हूँ, देखो फ्रंटियर का मतलब क्या होता है बच्चे, बाउंड्री होता है, ठीक है। क्या होता है, बाउंड्री। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि भाई आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, तो क्रिकेट मैच का जो मैदान होता है उसके चारों तरफ क्या होती है, बाउंड्री होती है, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे इंडिया और पाकिस्तान का है तो बॉर्डर आपने देखा होगा, ठीक है, बीच में एक बॉर्डर होता है जिसको हम लोग बाउंड्री भी बोल सकते हैं। तो ये जो आप बॉर्डर लिख सकते हो या फिर बाउंड्री लिख सकते हो, ये आपका होता है फ्रंटियर। अगर बच्चे हम ऑब्सक्योर की बात करें, ऑब्सक्योर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर हम एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका मतलब क्या होता है, पहले भी बताया है, अनक्लियर होता है, या जिसको हम लोग हेजी बोलते हैं, या जिसको हम लोग ओपेक बोलते हैं, या ये क्यों लिखा है, क्यों ओपेक, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपने कहा सर वेग बोलते हैं, वेग, जिसका मतलब होता है अस्पष्ट। लेकिन एक छोटी सी बात आपसे और कहना चाहूंगा कि मान लीजिए कभी एग्जामिनेशन के अंदर ऐसा हो जाए कि ये दे दे ऑब्सक्योर और आपसे पूछ ले सिनोनिम, तो आपने कहा सर इसका मतलब अस्पष्ट होता है, ये 4 हो गए आपके सिनोनिम। लेकिन बच्चे कभी भी मान लो सस्पिशियस वर्ड दे देना, ये भी इसका सिनोनिम होगा। मान लो कभी सस्पेक्ट वर्ड दे दे, ये भी इसका सिनोनिम होगा। कभी ड्यूबियस वर्ड दे दे, ये भी इसका सिनोनिम होगा। कभी डाउटफुल वर्ड दे दे तो ये भी इसका सिनोनिम होगा। अब आप क्या बोलोगे कि आप कहोगे सर ये बताइए, अनक्लियर हो गया, हेजी हो गया, इसका मतलब तो अस्पष्ट होता है, ठीक है, ये तो सिनोनिम हो गया। लेकिन आप एक चीज बताओ, अस्पष्ट लिख लीजिएगा, इसका मतलब तो संदेहात्मक होता है, ये कैसे इसका सिनोनिम हो सकता है। बच्चे एक बात बताइए, कोई चीज अगर आपको डाउट रहती है, वही चीज तो आपको अनक्लियर रहती है, हाँ या नहीं। अगर किसी भी चीज को लेकर के अगर आप डाउटफुल हैं तो मतलब आप अनक्लियर हैं, मतलब आप उसको लेके अस्पष्ट हैं। तो ये रिलेटेबल वर्ड है, तो चाहे ये दे चाहे ये दे, ध्यान रखिएगा ये इसके सिनोनिम होंगे। रिमोट का मतलब क्या होता है, रिमोट का मतलब होता है डिस्टेंट। डिस्टेंट मतलब क्या हो गया, दूर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, FAR फॉर, ठीक है, दूरी से संबंधित होता है। आप ये जो एडजेसेंट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वेरी नियर। वेरी नियर यानी नियर का मतलब होता है पास। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है बेस्ट एक्सप्रेसेस। जब भी एग्जामिनेशन में अगर आपको बेस्ट एक्सप्रेसेस देता है तो बेस्ट एक्सप्रेसेस का मतलब क्या होता है, आपने कहा सर सिनोनिम होता है, ठीक है। तो अगर इसका सिनोनिम बोलें तो अगर बच्चे हम यहाँ क्लोज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम नियर की बात करेंगे, बोलिए हाँ, यानी 4th वन इज द करेक्ट आंसर। तो आपका क्या हो जाएगा, चौथा जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया, राइट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपसे क्या कहता है कि हमें आप बताइए अपोजिट इन मीनिंग। अगर अपोजिट इन मीनिंग की बात कर रहे हैं तो यानी आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है। अगर एंटोनिम पूछा जा रहा है तो वर्ड देखिएगा सैलिएंट। सैलिएंट मतलब होता है इंपॉर्टेंट एंड फेमस, यानी कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो या फेमस हो यानी प्रसिद्ध हो, उसी को हम बोलते हैं सैलिएंट, ठीक है। या देखिए सैलिएंट का एक मतलब और होता है, पता है, जिसको हम लोग मेन बोल सकते हैं, यानी जिसे हम मुख्य भी बोल सकते हैं, मुख्य, या जिसको हम चीफ बोलते हैं, जिसको आप लोग क्या बोल लेते हो पता है, एमिनेंट बोल लेते हो। अगर किसी चीज़ को आपने एमिनेंट बोल दिया, अगर किसी चीज़ को आपने प्रोमिनेंट बोल दिया, तो एमिनेंट या प्रोमिनेंट का भी मतलब यही होता है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा फेमस हो, उसको हम लोग बोलते हैं, जिसको अपन हम नोटेबल वर्ड भी बोल देते हैं। बच्चे क्या बोल देते हैं, नोटेबल, यानी जो चीज आराम से, प्यार से, बड़े आसानी से नोटिस की जा सकती हो, उसे हम बोलते हैं नोटेबल, प्रोमिनेंट, एमिनेंट, मेन, इंपॉर्टेंट या फेमस। तो अब बच्चा यहाँ पे कहेगा कि सर ये जो देखो क्लियर वर्ड है, तो चलो क्लियर मतलब तो भाई स्पष्ट होता है, ये बात सबको पता है, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा प्रोमिनेंट क्या हो गया, आपने कहा सर सिनोनिम हो गया। स्ट्राइकिंग क्या हो गया बच्चे, स्ट्राइकिंग का मतलब होता है इजिली नोटिस्ड, जिसको आप बहुत आसान से
इजीली नोटिस, जिसको आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, आपने कहा बड़ी आसानी से नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ बहुत आसानी से ध्यान में आ जाती है उसे स्ट्राइकिंग कहते हैं। लड़का कहेगा सर यहाँ एक ही चीज़ बच रही है, नेग्लिजिबल, क्योंकि नेग्लिजिबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो चीज़ सर ट्रिवियल हो। आप कहोगे ट्रिवियल मतलब क्या होता है, मैंने कहा ट्रिफलिंग। आप कहोगे ट्रिफलिंग का मतलब क्या होता है, तो मैंने कहा भाई अनइम्पॉर्टेंट, बहुत बार बताया है। आपने कहा इसका मतलब होता है एक तरीके से तुच्छ। तो अगर मैं इधर बात कर रहा हूं इंपॉर्टेंट की, तो इधर बात करूंगा अनइम्पॉर्टेंट की, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है वीसीएस सर्कल। ये जो वीसीएस सर्कल आपका दिया गया है, ये भाई आपसे ईडीएम पूछ रहा है। वीसीएस सर्कल का मतलब क्या होता है, बच्चे ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब होता है नेगेटिव सीरीज ऑफ, क्या लिखा मैंने, नेगेटिव, यहां लिखा मैंने सीरीज, यहां लिखा ऑफ, यहाँ लिखा इवेंट्स। जितने भी बच्चे हैं, चाहे मराठी बोर्ड के हों, चाहे आप हिंदी बोर्ड के हों, चाहे किसी भी बोर्ड से हों, अगर आपको इस चीज़ की शिकायत है कि हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो बच्चे आप सिर्फ सीखना नहीं चाहते, आप जरा मेरे साथ पढ़िए। यहाँ पे क्या लिखा है, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब आपने कहा नकारात्मक, सीरीज मतलब आपने कहा श्रृंखला, इवेंट मतलब आपने कहा घटनाओं। तो घटनाओं की एक नकारात्मक श्रृंखला, घटनाओं की एक नकारात्मक श्रृंखला, उसी को वीसीएस सर्कल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक घटना हुई, ये एक घटना हुई, ये एक घटना हुई, ये एक घटना हुई, ठीक है। जैसे पहले ये घटना घटी, नेगेटिव है, दूसरी घटना घटी, नेगेटिव है, तो ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं कि इसकी वजह से ये बदतर हो गया, इसकी वजह से ये बदतर हो गया। तो इस तरीके की जो घटनाओं की एक नकारात्मक श्रृंखला होती है, जिसको कंटिन्यूइंग अनप्लेजेंट सिचुएशन बोलते हैं, वो हमारा वीसीएस सर्कल होता है, ठीक। अब आप कहोगे आंसर आओ, यहाँ पे डेंजरस एक्ट की बात कर रहा है बच्चे, तो डेंजरस एक्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेंजरस एक्ट की बात नहीं है, यहाँ पे करप्टेड इन्वायरमेंट की भी बात नहीं है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ अ प्रॉब्लम दैट कॉजेज अनदर प्रॉब्लम विच देन कॉजेज द फर्स्ट प्रॉब्लम अगेन। तो मैंने कहा ना, एक समस्या दूसरे समस्या को, दूसरा समस्या तीसरे समस्या को, ये आपस में कनेक्टेड है और वर्स्ट बना रहे हैं इसको, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, ब्रेक न्यू ग्राउंड लिखा हुआ है, ब्रेक न्यू ग्राउंड, इसका मतलब क्या होता है बच्चे, डू समथिंग इनोवेटिव। इसका मतलब क्या होता है, डू समथिंग इनोवेटिव, कुछ नया करना, कुछ बेहतर करना, कुछ बढ़िया करना। इनोवेटिव मतलब क्या होता है, इनोवेटिव मतलब होता है कुछ नया करना, कुछ बेहतर करना, जो इसके पहले कभी ना हुआ हो। इनोवेशन वर्ड सुना है आपने ना, इनोवेशन, इनोवेशन मतलब समथिंग न्यू, तो हम इसको कह सकते हैं टू डिस्कवर समथिंग न्यू। अगर ये नहीं आएगा तो ये आ सकता है टू डिस्कवर समथिंग न्यू, कुछ नया खोजना, कुछ बेहतर करना। तो अब यहाँ पे बच्चे आप ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे नए रिलेशनशिप को बिल्ड करने की बात नहीं हुई। टू डू समथिंग इनोवेटिव दैट इज रिगार्डेड एज रिग्रेसिव। अच्छा, उसके बाद जरा यहाँ देखिएगा, टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ डिस्कशन। अब यहाँ पे पता है बच्चा कंफ्यूज होगा, कंफ्यूज ऐसे हो सकता है क्योंकि यहाँ पे भी लिखा हुआ है टू समथिंग इनोवेटिव, यहाँ लिखा है टू डू समथिंग इनोवेटिव, लेकिन जरा यहाँ पे देखिए दैट इज रिगार्डेड एज रिग्रेसिव लिखा हुआ है, यहाँ पे डिस्कशन लिखा हुआ है। ना बच्चे हमने इसकी बात की है, ना हमने डिस्कशन की बात की है, हमने कहा टू डू समथिंग इनोवेटिव दैट इज रिगार्डेड एज एडवांस ऑफ पॉजिटिव बेनिफिट। किसकी बात करी हमने, पॉजिटिव बेनिफिट की बात करी है मैंने यहाँ पे, ठीक है। यानी हमारा सेंस पॉजिटिव होगा यहाँ पे। तो चौथा, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहले एक बार सारे बच्चे बता देंगे, सबको क्लियर हो गया। किसी बच्चे को अगर किसी तरह का डाउट है, एक बार जल्दी से बच्चे मैसेज कर दो। और स्पीड को लेकर के प्लीज़ सारे लोग बता दीजिए, स्पीड मेरी परफेक्ट है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ठीक है। एक बार प्लीज़ जल्दी से कॉमेंट कर दीजिए, बताइए, एक बार बता दो सारे के सारे, आपको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को, ठीक है, डन। और अगर देखो भाई यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर जैसे रिग्रेसिव में आपको कंफ्यूजन हो रही, तो रिग्रेसिव का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो अपने पुरानी अवस्था में चली जाए। जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज़ को डेवलप करके यहाँ तक ला दिया, ठीक है, वो अपनी ओल्ड स्टेट में दोबारा से लौट जाए, उसको हम लोग रिग्रेसिव बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चे रिग्रेसिव की तो हमने कोई बात करी नहीं थी, तो आपका चौथा ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एवरीथिंग इज परफेक्ट, सब बढ़िया है। चलिए, धन्यवाद आप सभी बच्चों का। अगला आइएगा, यहाँ पे देखिए अ केज फॉर स्मॉल एनिमल्स लिखा हुआ है। केज मतलब क्या होता है, केज मतलब पिंजड़ा होता है, ठीक है। इस तरीके के आपने पिंजरे देखे होंगे जहाँ पे छोटे छोटे जो जानवर होते हैं उनको रखा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, मैं हर एक चीज़ को बताऊंगा, आप ध्यान से बस मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है। मैं अब
प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल लिव्स, अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव। मेरे साथ आप लोग अभी याद करोगे, ठीक है, अभी तुरंत याद करिए। मैंने कहा आप प्लेस एक ऐसा स्थान जहां पर, ये क्या लिखा हुआ है, आपने कहा सर ये लिखा है वाइल्ड एनिमल्स, यानी जंगली जानवर जहां पे रहते हैं उसको हम लेयर कहते हैं। बच्चे फिर से बोलो, क्या लिखा मैंने, जंगली जानवर, जंगली जानवर जहां रहता है वो लेयर होता है। हच क्या होता है, हच, हच का मतलब होता है अ केज, ठीक है, सिंपल सी बात है। हच का मतलब क्या होता है, अ केज, ठीक है, जहां पे एनिमल्स रहते हैं, जैसे जिनको चाहे आप खरगोश डाल दो या छोटे छोटे जो इस तरीके के जानवर होते हैं उनको डाल दो, ये क्या होता है, आपका हच होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हच। लेकिन क्लक क्या होता है, साउंड मेड बाई हेन, क्लक होता है साउंड मेड बाई हेन, यानी जो आपके मुर्गियों की आवाज होती है ना, साउंड मेड बाई हेन, मुर्गी जिस तरीके से आवाज करती है वो क्लक होती है। बरो क्या होता है, बरो होता है एक होल या टनल, अ होल, या आप लिख सकते हो यहाँ पे टनल, जिसमें आपने देखा होगा ये जो रैबिट वगैरह हो गए या आपकी लोमड़ी वगैरह हो गई, ये लोग जो रहते हैं यहाँ पे, ये आपका बुरो होता है। तो जरा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे छोटा छोटा डिफरेंस करते हैं। लेयर हो गया जंगली जानवर के रहने के लिए, क्लक हो गया साउंड मेड बाई हेन, ये आपका हो गया जैसे एक ऐसा होल या टनल जिसमें खरगोश या फॉक्स वगैरह रहते हैं, हम उसको बोलते हैं। यहाँ पे सिंपली बोला था, कोई कैटेगराइज नहीं किया था। स्मॉल एनिमल के लिए सिर्फ उसने पूछा था जो पिजड़ा केज होता है उसे क्या बोलते हैं, हमने कहा भाई उसे हच बोलते हैं, हच। आ गई बात समझ में, ठीक है। अगला देखिएगा, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली। दो तरह के इंसान होते हैं बच्चे, एक इंसान होता है बहुत ज्यादा रिजर्व, बहुत ज्यादा शाय। अगर मैं इंट्रोवर्ट की बात करूं यानी शाय, या मैं इसकी बात करता हूं जो इंसान बहुत ज्यादा क्या होता है, रिजर्व होता है, कह रहे ना कि डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, जो खुद को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है, साई होता है, जिसको हम लोग रेटिसेंट पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप इसको, रेटिसेंट पर्सन भी बोल सकते हो, ऐसा इंसान जो शर्मीला होता है। आप कहोगे सर एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, बच्चे एक्सट्रोवर्ट जो बहुत ज्यादा सोशल होते हैं, सामाजिक होते हैं, जिनको हम लोग कॉन्फिडेंट पर्सन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंट पर्सन बोल सकते हैं। कॉन्फिडेंट पर्सन उसको हम बोलते हैं जो बहुत सामाजिक होता है, सोशल होता है। स्टूपिड होगा मतलब जो मूर्ख होता है, साइलेंट तो पता है, स्टूपिड मतलब इग्नोरेंट लिख लीजिएगा, इग्नोरेंट यानी जो मूर्ख होता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पहला, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है, आपने कहा सर पैसिव वॉइस पूछ रहा है। पैसिव वॉइस में एक छोटी सी बात बताऊंगा, सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इस ट्रिक से ऊपर कुछ नहीं आएगा। आप बस क्या देखा करो, यहाँ पे आओ वर्ब देखो, ये क्या है, मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब अपने बाद कौन सी फॉर्म लेती है, पहली फॉर्म लेती है। ये सब लोग ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग में इसको बच्चे बैठा लो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, हर जगह पूछा जाता है। मॉडल वर्ब अपने बाद वर्ब का पहली फॉर्म लेता है, ये हमारा एक्टिव वॉइस होता है, ठीक। अगर पैसिव बनाना है तो मॉडल वर्ब लिख लो, बी लिख लो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख लो, ये क्या हो गया, पैसिव हो गया, ठीक है। जैसे अगर मैं किसी बच्चे से कहूँ कि जरा मैंने ये लिखा कि कैन डू, वो कहेगा मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, तो ये तो एक्टिव वॉइस। अगर कहेगा इसी चीज को आप ऐसे लिख दोगे कैन बी डन, तो मॉडल वर्ब के बाद बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। तो बच्चा यहाँ पे देखेगा सर सेल आया है, काट देगा। यहाँ पे शुड के बाद उसको कहीं बी नहीं दिखा, काट देगा। यहाँ पे उड आया, काट देगा। यहाँ शुड के साथ उसको बी दिखा और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख गई, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। अब बच्चा कहेगा ये कट का कटेड नहीं होगा, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन बच्चे ध्यान रखिएगा, कट एक ऐसी वर्ब होती है जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती है, पहली, दूसरी और तीसरी। कट कट कट, पुट पुट पुट, ठीक है, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, कास्ट कास्ट कास्ट, ठीक है, बिड बिड बिड, आभारी, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, शेड शेड शेड, हर्ट हर्ट हर्ट, ठीक है, थर्स्ट भी होता है उसमें। तो ये कुछ ऐसी हमारी वर्ब्स होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, 100 गोल्डन रूल्स में आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर फ्री में पढ़ा रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है द रूम्स हैड नॉट बीन एनिहिलेटेड बाय अस। यहाँ पे आपसे बच्चे एक्टिव वॉइस पूछ रहा है, कुछ मत करो, वर्ब देखो यहाँ पे क्या है, आपने कहा सर हैड है, हैड के बाद क्या आया, आपने कहा बीन आया, बीन के बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर ये आपका पैसिव है,
तो इसका एक्टिव हमेशा ध्यान रखना। हैड के बाद क्या आएगा, आपने कहा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यही इसका एक्टिव होगा। तो बच्चे हमेशा ध्यान रखना, अगर कहीं पे भी हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख गया एक्टिव, तो हैड बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव। तो अगर ये पैसिव, ये एक्टिव, ये एक्टिव, ये पैसिव, तो आओ यहाँ पे क्या है, हैज़ काटो, यहाँ पे क्या है, हैव काटो, यहाँ पे हैड के बाद बीन लग गया काटो, क्योंकि हमें एक्टिव चाहिए। लो दूसरा बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखो। Foden said to Holland, I have seen the coach today। यहाँ पे आपसे इनडायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है, इसमें भी आपने कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आइए यहाँ पे वर्ब देखिए, हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आपने कहा सर थर्ड फॉर्म है। मैं किसी भी बच्चे से पूछूंगा हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस, आपने कहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सर ये बड़ी बेसिक बात है, सबको पता है। अगर मैं कहूं कि भैया इसको हम बनाते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है आपका डायरेक्ट स्पीच, तो आप इसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में बना दीजिए इसका इनडायरेक्ट स्पीच। तो बच्चा कहेगा सीधा सीधा सर वर्ब देखो, दुनियादारी छोड़ दो, यहाँ पे हैज सीन लिखा हुआ है इसको काट दो। ठीक है, और यहाँ पे देखो टुडे लिखा हुआ है, टुडे का तो दैट डे होगा ही होगा। अब यहाँ पे जरा कहेगा ऑप्शन देखो एक एक करके। बच्चे सेड टू की जगह हम क्या लिखते हैं, आपने कहा सर टोल्ड लिखते हैं, तो यहाँ पे ये सेड है इसको भी काट दो। उसके बाद यहाँ पे देखो फॉर्डन टोल्ड टू, हमेशा बच्चे ध्यान रखना कि टोल्ड के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, कभी भी टू नहीं लिखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी आपसे कोई कारण पूछे तो बता देना कि भैया ये जो टोल्ड होता है ना, ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपसे ये कहा ही टोल्ड मी, ठीक है, उसने मुझसे बताया, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, उसके तुरंत बाद ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसके बाद कभी प्रेपोजिशन रखना ही नहीं है, तो ये भी कट गया। हमें लग रहा है कि चौथा ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले एक बार सारे बच्चे बता देंगे, सारे लोगों को क्लियर हो गया? कोई डाउट, किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई भी डाउट? ठीक है कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रिद्धिमा सेड दैट शी हैड ऑलरेडी मेड लंच एंड डिनर। आपसे क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट नरेशन। तो बच्चे यहाँ पे देखो हैड के बाद क्या आया हुआ है, आपने कहा सर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। अगर हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो आप कहोगे ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट। अगर ये पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसको किस में बनाओगे सर आप, हैज़ या हैव लगाइए और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, यानी आप इसको बनाओगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसी में आपको बनाना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, एमटीएस का लेवल इसके ऊपर नहीं आएगा। मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ, आप लोग सीएचएसएल का पेपर देकर के आए, आपने कहा कि आपका पढ़ाया हुआ 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस फंसे। कारण क्या है कि ना मैं कभी यहाँ पढ़ाता हूँ ना मैं कभी यहाँ पढ़ाता हूँ, मैं हमेशा आपको यहाँ पढ़ाता हूँ। कहने का मतलब मैं आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड और रेलेवेंट चीज़ें बताता हूँ और बिल्कुल लेवल वही रखता हूँ जो आपके एग्जामिनेशन का लेवल है। क्योंकि बच्चे को आप इन्फ्लुएंस जरूर कर सकते हैं डिफ़िकल्ट चीज़ें पढ़ा के, लेकिन उसका एग्ज़ाम नहीं निकलवा सकते। तो एग्ज़ाम निकलवाने के लिए बिल्कुल वही चीज़ रखो जो एग्ज़ाम पूछती है। ठीक है, उसी पर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो भाई अगर बच्चे हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में है, इसमें बनाओ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो बच्चा देखेगा कि सर यहाँ पे कौन सा वाला कर दें। आप लोगों ने अपना अपना आंसर तो दे ही दिया है, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा रिद्धिमा सेड, यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी, यहाँ पे मेड होगा, यहाँ मिट लिख दिया था गलत हो गया, यहाँ पे हैड लिख दिया था गलत हो गया, आई के साथ हैज़ आएगा नहीं, यानी सेकंड वन इज़ द करेक्ट आंसर। ब्रैग मतलब क्या होता है बच्चे, ब्रैग मतलब होता है जो लोग बहुत ज़्यादा हवाबाजी करते हैं, मतलब शो ऑफ करने वाले जो इंसान होते हैं। ठीक है, शो ऑफ करने वाला, बोस्ट करने वाला, ठीक है, यानी दिखावा करने वाला। ठीक है, जो प्रिटेंड करता है। तो रिक्वेस्ट होगा नहीं, ऑर्डर होगा नहीं, क्वेश्चंस होगा नहीं, आपका जो आंसर हो जाएगा बोस्ट इज द करेक्ट आंसर, यानी तीसरा। ठीक है, अगला देखिएगा टेरिबल मतलब क्या होता है भाई, टेरिबल मतलब होता है हम इसको ऑफुल कह सकते हैं। ठीक है, हम इसको पता है ड्रेडफुल भी बोल सकते हैं, ड्रेडफुल बोल सकते हैं, या हम इसको ऑफुल बोल सकते हैं। आप कहोगे सर इसके अलावा कुछ और बोल सकते हैं, आप इसको हॉरिबल बोल लीजिए, आप इसको हॉरिफिक बोल लीजिए, बहुत बार लिखवाया है मैंने। तो अगर बच्चे यहाँ पे इसके उल्टा यानी एंटेनिम की बात हो रही है, अगर इधर कोई चीज़ ऑफुल है, ड्रेडफुल है, हॉरिबल है, हॉरिफिक है, ठीक है, तो इसका बैड तो होगा नहीं। ठीक है, डायर होगा नहीं, पुअर होगा नहीं, नाइस हो जाएगा। नाइस इज द करेक्ट आंसर, यानी सी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अच्छा, एक बार मैं आप लोगों से एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, कितने बच्चे एक्साइटेड हैं इस चीज़ के लिए कि जो आपका मैं मैराथन लेकर के आ रहा हूँ 21 से? ठीक है, कोई भी बच्चा बताएगा 21 से 21 ऑफ अप्रैल
एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए महा मैराथन लेकर के आ रहा हूँ एमटीएस के सभी बच्चों के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो मैं यही हर एग्ज़ाम में करने वाला हूँ। जैसे इस बार एमटीएस के लिए कर रहा हूँ, इसके पहले सीएचएसएल के लिए किया था, फिर सीएचएसएल के मेंस के लिए करेंगे, फिर सीजीएल के लिए करेंगे। तो जो एग्ज़ाम होगा उसी को टारगेट करके सारा का सारा अपना मॉक चलेगा, उसके बाद मैराथन चलेगा, ठीक है। और एक चीज़ बच्चे बताना चाहूँगा कि ये जो डायर वर्ड है ना, ये सिनोनिम है। इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी ऑफुल या ड्रेडफुल होता है, ठीक है। जिनको कन्फ्यूज़न हो वो भी लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी अच्छी खासी मदद होने वाली है जो महा मैराथन सेशन लेकर के आ रहा हूँ उसमें, ठीक है। अगला देखिएगा सारे लोग, क्वेश्चन क्या है, बाइक रेसिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड फॉर्म ऑफ स्पोर्ट। बच्चे गौर से मेरी बात को सुनना, ठीक है। यहाँ पे ये जो बाइक रेसिंग है ये आपका सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर वन के बाद ऑफ आता है, बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन किस में होता है, आपका प्लूरल में होता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए वर्ब भी कभी आती है तो इसको सिंगुलर में रखिएगा। और कितनी बार ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया होगा, वन ऑफ माई ब्रदर्स इज टाइपिस्ट, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि भाई वन ऑफ यहाँ जो लिखा हुआ है इसके बाद आने वाला नाउन किस में है, प्लूरल में है, और वर्ब किस में है, आपने कहा सर सिंगुलर में, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखिए आपने वन ऑफ लिखा हुआ है, आने वाला नाउन प्लूरल, यहाँ फॉर्म नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आपने कहा फॉर्म्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो एरर वाला पार्ट है वो किस में हो जाएगा, आपने कहा चौथे में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, एवरी संडे विवेक इट्स फास्ट फूड इजंट ही। देखो बच्चे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे को हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। देखो क्वेश्चन टैग का सबसे पहचानने का आसान तरीका क्या है, एक्चुअली एक स्टेटमेंट देगा, यानी एक सेंटेंस देगा ये, ठीक है। और लास्ट में एक ये जो होता है ना, ये मिनी स्टेटमेंट देता है। मिनी मतलब छोटा, स्टेटमेंट मतलब कथन, ठीक है। एक छोटा सा स्टेटमेंट देगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग बोलते हैं। इसमें सिर्फ आपको दो बातों का ध्यान रखना है, अभी सुन लीजिए, आपको हर चीज़ ध्यान हो जाएगी। आपको बस इतना ध्यान रखना है, इधर देखिए अगर पॉजिटिव है सेंटेंस तो इधर इसको नेगेटिव लिख दीजिएगा, अगर इधर देखिए नेगेटिव है तो इधर इसको पॉजिटिव लिख दीजिएगा, ठीक है। एक चीज़ आपको ये ध्यान देनी है। दूसरी बात आपको ये ध्यान देनी है कि हमेशा इधर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है और प्रोनाउन लिखी जाती है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। आप कहोगे हेल्पिंग वर्ब कहाँ मिलेगा सर, हेल्पिंग वर्ब इस वाले सेंटेंस से लेना है, प्रोनाउन किससे लेना है, इस वाले सेंटेंस से लेना है। तो बच्चे देखो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आपने कहा पहली फॉर्म। कौन सा टेंस है, आपने कहा सर प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आपने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब या तो सर डू होगी या तो डज होगी, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे क्या लिखा है, आपने कहा ही लिखा हुआ है पहले से, ठीक है। या विवेक है ना, विवेक, विवेक के लिए हमने ही लिख दिया। आप कहोगे सर ही के लिए डज लगेगा, नेगेटिव में लिखना पड़ेगा, तो डजेंट ही लिख दीजिए, डजेंट ही, क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा, तो डजेंट ही। तो यानी जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो आपका डजेंट ही, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लिखा है जॉन पामर इज द एनर्जी ऑफ द थ्री मैन। अब जरा गौर से करिए, सॉरी, जॉन पामर इज द एंग्री ऑफ द थ्री मैन। तो आपको बताना चाहूंगा, ये कई बार भी मैंने आपको बताया है कि देखिए अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, ये द किसके पहले यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले यूज होता है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिएगा ये यूज करते हैं वन वर्सेस ऑल। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जितने भी लोग हैं उसमें से अगर हम किसी एक का कंपैरिजन कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं सभी में से किसी एक का कंपैरिजन करना हुआ, या ऐसे बोलिए सबसे किसी एक का कंपैरिजन करना हुआ, तो सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो आप कहोगे सर यहाँ एंग्री जो होता है वो तो पॉजिटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, आपने कहा सर एंग्रीएस्ट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, एंग्रीएस्ट। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे एंग्रीएस्ट लिखिए, एंग्रियर कंपैरेटिव डिग्री होती है, ये हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है। इसी को हमें रिप्लेस करना था, यहाँ पे हम रिप्लेस किसको करेंगे, पहले को। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, द एंग्रीएस्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है पॉलिटिशियंस मोन्ड दैट 2005 कुड गो डाउन एज द बोरिंग इलेक्शन ऑन रिकॉर्ड। अभी जस्ट बताया मैंने, देखिए पॉलिटिशियंस मोन्ड दैट 2005 कुड गो डाउन एज द, यहाँ पे द है यानी द प्लस सुपरलेटिव डिग्री,
जरा ऑप्शन में आइए, ये कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है, ये होगा नहीं, बोर्ड होगा नहीं, मोस्ट बोरिंग, ठीक है। बोर क्या है? पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, तीसरा आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और आप बच्चों से गुजारिश है, अगर एक बार वो बच्चे वो एंग्री वाला यहाँ रूल नहीं लगेगा, आप लोग गलत लगा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कंपैरिजन है बाबा, जॉन पामर इज द एंग्रीएस्ट ऑफ द थ्री मैन, तीनों में से सबसे ज्यादा गुस्से वाला जॉन पामर है, ठीक है। जैसे आप लोग ये बोलते हो सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ ऑल, जितनी भी लड़कियां हैं सब में से ये वाली सबसे ज्यादा खूबसूरत है। तो यहां हम कंपैरिजन कर रहे हैं, यहां पे भी हम कंपैरिजन कर रहे थे, वो आप अलग बोल रहे हो कि ही इज एंग्री विद हर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो लड़का है ना, इस लड़की से गुस्सा है। तो मैं ये नहीं बता रहा हूं कि ये लड़का इस लड़की से गुस्सा है, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि जॉन पामर तीनों आदमियों से गुस्सा है। वो कह रहा है कि तीनों आदमियों में से जॉन पामर सबसे ज्यादा गुस्से वाला आदमी है। दोनों का सेंस को थोड़ा सा डिफरेंस करके देखो। अगर आप लिखोगे कि ही इज एंग्री विद हर, तो मतलब हो जाएगा यह लड़का जो है इस लड़की से गुस्सा है। लेकिन यहाँ पे सेंस अलग है, जॉन पामर इन तीनों आदमियों से गुस्सा नहीं है, इन तीनों आदमियों में से सबसे ज्यादा गुस्से वाला यह है, सबसे ज्यादा गुस्सा जॉन पामर को आता है। तो बेटा एंग्रीएस्ट लिखना, वहां पे विद का यूज मत करना, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब क्लियर हो गया? पहले एक बार बता दें सारे बच्चे, फैन ऑन कर लो सर। भाई अगर फैन ऑन कर लेंगे तो पता है आप लोग को डिस्टर्ब होएगा, आवाज़ आएगी ना, तो फिर पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। और अब मैं चाहता नहीं कि आप लोगों को रत्ती भर का डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि 2 मई को देखिए आप लोगों का एग्ज़ाम है। आप लोगों ने इसके लिए बहुत सपने देखे हैं, आप लोगों ने बहुत मेहनत करा है। तो मैं थोड़ा सा गर्मी में रह लूँगा, ठीक है। 10-15 मिनट की और क्लास है, 1 घंटा क्या ही है बाकी, लेकिन आप लोगों की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ समझ में आ जाएगा सारे बच्चों को, ठीक है। तो चलिए भाई, आप लोगों से बस यही बच्चे गुजारिश होती है कि मैक्सिमम लाइक शेयर कर दिया करो, ठीक है। आप जितना कर सकते हो मैक्सिमम लाइक शेयर और कॉमेंट, ये 3 चीज़ें आप लोग अपने साइड से कर दिया करो। बाकी आपको पसंद आता है तो कमेंट आप तभी करिएगा, कमेंट और पसंद आता है तभी लाइक और शेयर भी करिएगा। मतलब जोर जबरदस्ती नहीं है, जब आपको पसंद आ रहा हो, आपको लग रहा हो आपका इंप्रूवमेंट हो रहा हो, तभी आप करिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड की बात हो रही है, तो बच्चे नेगेटिविटी बहुत आसान वर्ड था, नेगेटिविटी की स्पेलिंग आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपका सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला, फिर से करेक्ट स्पेल्ट आपको दिया है, ये भी देखिए बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें भी मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होने वाली है। मैसेंजर की स्पेलिंग क्या होती है? आप कहोगे सर ME होती है, उसके बाद SS होती है, ठीक है, यहाँ तक सही है। उसके बाद E होती है, उसके बाद N होती है, उसके बाद G होती है, उसके बाद R होती है। यहाँ पे देखिए ये वाला आपका करेक्ट है, यानी फर्स्ट वन इज द करेक्ट, ठीक है, पहला क्लियर। अगला देखिएगा सारे के सारे, अबाउट गोइंग टू स्कूल माई फ्रेंड्स माई फेवरेट थिंग इज सिंग। देखो इसमें आपको करना क्या है बच्चे, पहले आप इसको पढ़ो। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 1 सेकंड रुकिएगा जरा। पसीना वसीना क्या है पता है आपको, चला जाता है कानों में, तब होती है उलझन। यहां पे देखो भाई, यहां लिखा है अ सेंटेंस स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स। बच्चे ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस को 4 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। हैज बीन गिवन, चूज द बेस्ट ऑर्डर विच प्रोड्यूसेस द ओरिजिनल सेंटेंस। अब क्या करना है कि इसको सही ऑर्डर में करके एक सही सेंटेंस बना दो। अब शुरुआत देखो बच्चे, जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस को लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? आपने कहा सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट के बाद यूजुअली हम वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो मतलब ये हुआ कि इसके बीच में भी कोई चीज़ें आ सकती हैं, जैसे सब्जेक्ट का जो भी अगर कोई डिस्क्रिप्शन है, कोई विवरण देना है, तो एडजेक्टिव वगैरह या एडजेक्टिव फ्रेज वगैरह लिख सकते हैं, लेकिन शुरुआत तो होगा सब्जेक्ट से। अब लड़का कहेगा अगर सब्जेक्ट ढूंढना है तो सर पहला तो नहीं होगा, ठीक है। आप भैया यहाँ पे देखो, ये माई फेवरेट थिंग अबाउट गोइंग टू स्कूल, मेरी जो सबसे पसंदीदा चीज़ है स्कूल जाने के बारे में, तो मतलब हम 3 से शुरू करेंगे, फिर 1 लिखेंगे। 3 और 1 देखिए यहीं पे है, 3 1 4 2, ठीक है। बाकी सब काट दीजिए, चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? अगला देखेंगे सारे बच्चे। नेक्स्ट,
अब देखो भाई, यहां पे भी सेम काम करना है। तो बच्चे हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है? लड़का कहेगा सर आपको एक तरीका बताऊं मैं, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आप आंसर तुरंत देख के कर लोगे। जैसे क्या बच्चे, अगर तुम नोटिस करो यहां पे कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग कर लेंगे। देखो ये लगा है क्वेश्चन मार्क, हाँ या ना, ठीक है, मतलब क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, ठीक है, व्हाट आर यू स्टडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। तो जब हम क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाते हैं? आप कहोगे सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं। तो ये आना कहाँ चाहिए? आप कहोगे एक सर आना चाहिए सबसे लास्ट में। तो ये आंसर हो गया, बाकी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम आंसर ऐसे देख करके भी निकाल सकते हैं कुछ में, जहाँ पे इस तरीके से चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो इसमें तो पढ़ने की भी ज़रूरत ही नहीं हुई। वैसे पढ़ते तो फिर भी मिल जाता बच्चे, कह रहा, क्योंकि ऐसे भी देख लो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस या तो शुरू होता है क्वेश्चन वर्ड से या तो शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब से यही शुरू है, तो यानी हमारा शुरुआत होगा दूसरे से। किसी भी तरीके से देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। अगला देखो भाई, अब आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे सभी लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पैराग्राफ लिखा है, मैं बच्चे ट्रस्ट में आपको मैं ये 5 में 5 या गिरी हालत में 5 में मैं आपको 4 तो करवा ही दूंगा। बस आपको क्या करना है ना, एक बार मेरे साथ, ठीक है, अकेले मत चलिए, साथ चलेंगे तो ज़्यादा दूर तक चल पाएंगे। तो साथ चलते हैं, जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं, हड़बड़ी नहीं करते हैं, बिल्कुल धैर्य रखते हैं। क्योंकि धैर्य कहाँ से सीखना है? अगर आप थोड़ा बहुत धार्मिक चीज़ों में भरोसा रखते हैं तो धैर्य आप सीखिए भगवान राम से। उन्होंने 14 साल का वनवास काटा है, ठीक है, और हर चीज़ के लिए, सीता माँ के लिए, चाहे अपने घर या परिवार से लोगों को मिलने के लिए, हर जगह उन्होंने धैर्य दिखाया। हम लोग फिर भी एक तुच्छ प्राणी हैं, थोड़ा धैर्य तो 2 मिनट के लिए रख ही सकते हैं इसको पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, लिखा हुआ है द इनिशिएटिव फॉर द ऑफ द कांग्रेस वाज बाय द एलन ऑक्टोवन ह्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशिएटिव की बात कर रहा है। इनिशिएटिव का मतलब होता है शुरुआत करना। किस चीज के शुरुआत की बात हो रही है? यहाँ पे कांग्रेस के फॉर्मेशन की शुरुआत की बात हो रही है, उसके गठन संगठन की बात हो रही है, जिसको बताया जा रहा है कि जो आदमी है एलन ऑक्टेवन ह्यूम, इसने किया था। ही रिटायर्ड फ्रॉम द सिविल सर्विस इन 1880, जो कि 1880 में सिविल सर्विस से रिटायर हो गया था, एंड सेटल्ड शिमला, और शिमला में जाके वो सेटल्ड हो गया। इन 1883 उसने 1883 में ही सेंट लेटर, एक पत्र भेजा टू द ग्रेजुएट्स, जो लोग ग्रेजुएट्स थे ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, यानी जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे, उनको उसने एक पत्र भेजा टू दियर मदरलैंड एंड वर्क फॉर द मोरल। क्यों भेजा था पत्र? पत्र भेजने के पीछे ये था कि भैया जो आपकी मदरलैंड है, ठीक है, आपकी एक तरीके से मातृभूमि जो है, आप उसकी सेवा करिए। वर्क फॉर द मोरल, नैतिक, मोरल मतलब नैतिक है, नैतिकता के लिए काम करिए। मटीरियल, सोशल एंड पॉलिटिकल ऑफ द कंट्री, यानी जो हमारा देश है, उस देश में जो भी सामाजिक कार्य हैं, जो भी नैतिक कार्य हैं, जो भी पॉलिटिकल यानी राजनीतिक कार्य हैं, और मदरलैंड की आप सेवा करिए, थोड़ा सा उसमें कोऑपरेट करिए। इसके लिए उन्होंने पत्र लिखा था। तो अब सारे बच्चे के दिमाग में एक बात आ गई होगी, यहाँ पे इस आदमी की बात हो रही है जिसने कांग्रेस का गठन किया, और वो रिटायर होकर के 1880 में शिमला में जाकर के बस गया, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को उसने एक पत्र लिखा जिसमें उसने इन सारी चीजों के बारे में कॉपरेशन करने को कहा, ठीक। अब इतनी सी बात अगर बच्चे को समझ में आ गई, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक एक करके हो जाएगा आपका बड़े आराम से। देखिए यहाँ पे क्या है, सिविल सर्विस ही लिखा है ना यहाँ पे, हाँ जी। द इनिशिएटिव फॉर द, बच्चे देखो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हम करते हैं कोई सामान वगैरह का, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सामान की तो बात हो नहीं रही, यहाँ पे बात कांग्रेस की हो रही है। तो यहाँ पे आउटकम मतलब रिजल्ट होता है, तो रिजल्ट की भी तो हम बात नहीं कर रहे हैं। आपने कहा बिल्कुल सही। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन वगैरह बेसिकली बच्चे हम यूज करते हैं, जैसे बिल्डिंग वगैरह के लिए हम कंस्ट्रक्शन वर्ड यूज करते हैं, बाकी चीज़ों के लिए भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेशन की बात हो रही है, न कि कंस्ट्रक्शन की। तो ये जो बिल्डिंग वगैरह होती हैं उनके लिए कंस्ट्रक्शन का वर्ड बिल्कुल सुटेबल वर्ड है। तो आपने कहा सर फॉर्मेशन, द इनिशिएटिव फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस वाज, अब देखिए वाज टेकन, मेड, डन या परफॉर्म। अब जब आपने पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ा, तो सेंटेंस पढ़ के आपको इतना तो समझ में आ गया कि हमने कुछ परफॉर्म करने की तो बात करी नहीं है, ठीक है। एलिमिनेशन ऐसे ही होता है, और वही चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है। आपने कहा मेड यानी सर बनाने को लेकर के, या डन किसी कार्य को, डन एक्चुअली हम वहाँ यूज़ कर लें जब हम किसी काम को फिनिश कर लेते हैं,
ठीक है, तो हमने कहा आई एम डन, खत्म मेरी तरफ से, या आई हैव डन दिस वर्क, मैंने इस काम को कर लिया है, ऐसा। तो लेकिन यहाँ पे बच्चे टेकन हो जाएगा, वाज टेकन, ठीक है, बाई एलन एक्टोवेन ह्यूम, ही रिटायर्ड फ्रॉम द सिविल सर्विस इन 1880 एंड सेटल्ड, कहाँ सेटल हो गया, सेटल्ड इन शिमला होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं इन इंडिया, ठीक है, हम लिखते हैं इन लंदन, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन शिमला, ठीक। तो यहाँ पे इन शिमला आप लोग लिखिएगा, राइट, ठीक है। अगला देखिएगा सारे के सारे बच्चे, नेक्स्ट है आपका इन 1883 ही सेंट अ लेटर टू द ग्रेजुएट्स ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी टू, अच्छा वो क्यों उसने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को लेटर लिखा था कि आप सर आकर के सर्व करिए यानी सेवा करिए। यहाँ पे ब्रेक दियर मदरलैंड, मदरलैंड को ब्रेक करने के लिए तो नहीं, पूजा करने के लिए नहीं, सप्लाई की तो बात ही नहीं हुई, सर्व करने की बात हुई थी, यानी सेवा करने की, सर्व, ठीक है। अगला आप कहेंगे, ठीक है, यहाँ पे सर्व दियर मदरलैंड एंड वर्क फॉर द मोरल मटेरियल सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्रेस लिखा हुआ है, मूवमेंट, जर्नी, एनेक्सेशन, आपको ये बताना है सारे बच्चों को, ठीक है। ये वाला बताइएगा सारे के सारे, लास्ट वाला मैं आपको एक बार टाइम भी दे देता हूं इसके लिए, सारे बच्चों को 15-20 सेकंड का टाइम ले लीजिए, ये आखिरी क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन मैं चाहता हूं सोच के एक बार सारे बच्चे बताइए, ठीक है। भाई पानी है क्या? जी एक बार दे आना यार, बहुत प्यास लगी। क्या आंसर दे रहे हैं बच्चे? प्रोग्रेस, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस। हाँ देखो देखो बच्चे, एनेक्सेशन का मतलब क्या होता है ना, किसी ने खैर यहाँ पे डी तो दिया ही नहीं है। एनेक्सेशन का मतलब होता है किसी चीज को सीज कर लेना, एक तरीके से किसी चीज को टेक ओवर कर लेना, एक तरीके से किसी चीज को क्या कर लेना, जब्त कर लेना। तो देखिए हमने जब्त करने की तो बात करी नहीं थी, मटेरियल, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, ठीक है, यहाँ प्रोग्रेस की बात हो रही है। और देखो मूवमेंट की बात नहीं हो रही बच्चे। मूवमेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए मूवमेंट का मतलब होता है एक तरीके से आप चलते फिरते ऐसे हो ना, तो ये आपका एक तरीके से मूवमेंट है किसी चीज को लेकर के, ठीक है, किसी की गति पर, किसी की चीज़ों पे निगरानी रखना, ठीक है, उसका मतलब जो कुछ भी वो एक्टिविटीज़ वगैरह कर रहा है, मूवमेंट वगैरह कर रहा है, उसको लेकर के। जर्नी की बात नहीं हुई थी, यानी प्रोग्रेस की बात हो रही थी, यानी फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा का पूरा सेशन आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो मैं जैसा कि पहला क्वेश्चन आप सभी बच्चों के सामने है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पेपर को। तो पहला क्वेश्चन आप सभी बच्चों के सामने है, जहां पे क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। आपसे इडियम पूछ रहा है, लिखा है नीड ऑफ द आर। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। नीड ऑफ द आर का मतलब क्या होता है, द टाइम, ऐसा समय, व्हेन हेल्प इज मोस्ट नीडेड या मोस्ट रिक्वायर्ड आप लिख सकते हैं। यानी मैं एक ऐसे समय की बात कर रहा हूं जहां पे हेल्प सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ऐसे समय को हम क्या बोलते हैं, नीड ऑफ द आर बोला जाता है। बच्चे फिर से ध्यान से मेरी बात को सुनना कि मैंने कहा है एक ऐसा समय जब मदद की जरूरत होती है या मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी को हम बोलते हैं नीड ऑफ द आर। यहां पे कंपनसेशन फॉर डिले लिखा हुआ है, यानी देरी से होने के लिए हर्जाना। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, हर्जाना होता है या पेनाल्टी होता है, ये आपका नहीं होगा। अ डेस्परेट फाइनल एफर्ट, ये नहीं होगा। सफिशिएंट टू सर्व द पर्पज, ये भी नहीं होगा। लास्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर रिक्वायर्ड थिंग इन अ अर्जेंट सिचुएशन, यानी अर्जेंट सिचुएशन में जो चीज सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होती है उसी को हम लोग बोलते हैं नीड ऑफ द आर। मान लीजिए कभी अगर इस तरीके से न देकर के अगर इस तरीके से दे दे तो इसको भी ध्यान रखिएगा। एक्चुअली होता क्या है कि बच्चे ईडीएम को रट लेते हैं। मैं आपसे बोलता हूं कि आपको ईडीएम को रटना नहीं है, थोड़ा समझ लीजिए ना कि जरूरत के समय में सबसे ज्यादा क्या होती है, मदद। या आप ऐसे कह सकते हैं कि जब हमें कोई चीज की जरूरत हो उस टाइम जो चीज हमें सबसे जरूरी चाहिए, जो रिक्वायर्ड होती है, उसी को हम नीड ऑफ द आर कहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अगला हमसे पूछ रहा है कि मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अगला इडियम दिया गया है, अगला इडियम क्या है, पूछा है नाउ एंड देन। देखो नाउ एंड देन का मतलब क्या होता है बच्चे, इसका मतलब होता है ओकेजनली। ओकेजनली मतलब क्या होता है, कभी कभार, ठीक है। ओकेजन मतलब अवसर होता है और ओकेजन से ही ओकेजनली बना है, इसका मतलब कभी कभार होता है। यहाँ पे हो जाएगा समटाइम्स, समटाइम्स या आ जाए आपका ओकेजनली, दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा, या तो ये आ जाए या तो ये आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला, पहले डायरेक्शन को पढ़िएगा। डायरेक्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूजुअली हम करते क्या है कि डायरेक्शन को स्किप कर देते हैं, तो वहां से भी हमारी गलती होने की चांसेस रहती हैं। तो डायरेक्शन में कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन
विच बेस्ट एक्सप्रेस लिखा हुआ है। बेस्ट एक्सप्रेस का मतलब ये हुआ कि आपसे ये क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, आपने कहा सर सिनोनिम पूछने की कोशिश कर रहा है। एक वर्ड आपके सामने दिया गया है दैट इज ट्रेवेस्टी। ट्रेवेस्टी का मतलब क्या होता है बच्चे, मेरी बात को ध्यान से सुनना। रिप्रेजेंट मतलब प्रस्तुत करना, रिप्रेजेंट इन अ फॉल्स एब्सर्ड, फॉल्स लिख लीजिए या एब्सर्ड लिख लीजिए, या आप लिख सकते हैं डिस्टॉर्टेड वे। अब आप कहोगे सर आप कहना क्या चाहते हो, देखिए मैं आपको बहुत आसानी से और बहुत प्यार से समझाऊंगा, आपको हर बात समझ में आ जाएगी। मैंने आपसे ये कहा कि रिप्रेजेंट करना, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है, आपने कहा सर प्रस्तुत करना। अच्छा, किसी चीज़ को प्रस्तुत करना, फॉल्स मतलब झूठे तरीके से, फर्जी तरीके से, एब्सर्ड मतलब बेढंग तरीके से, डिस्टॉर्टेड वे। तो एब्सर्ड और डिस्टॉर्टेड ये क्या हो गए, आपस में सिनोनिम हो गए। जब आप किसी चीज़ को बेढंग तरीके से या फर्जी तरीके से, नकली तरीके से, बेकार तरीके से प्रस्तुत करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेवेस्टी। तो कहने का मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन हम जिसको बोल सकते हैं, जब हम किसी चीज़ को मिस रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चे ट्रेवेस्टी। आप कहोगे सर ये बात तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एग्जॉल्टेशन दिखेगा, एग्जॉल्टेशन का मतलब होता क्या है, सबसे आसान वर्ड लिखूंगा, इसका मतलब होता है हैप्पीनेस। आप कहोगे सर हैप्पीनेस मतलब क्या होती है, भाई सबको पता है खुशी होती है। मान लीजिए कभी ये वर्ड आपके एग्जाम में देता है और आपसे इसका सिनोनिम पूछ ले, तो क्या क्या सिनोनिम हो सकता है। एक तो हैप्पीनेस हो सकता है, यहाँ पे ब्लिस लिख लीजिएगा, ब्लिस के अलावा ग्ली लिख लीजिएगा। उसके अलावा एक वर्ड आता है इलेटेड, इलेटेड के अलावा एक वर्ड लिख लीजिएगा, आप सभी लोगों से गुजारिश है दैट इज़ डिलाइट। अगर बच्चे डिलाइट नहीं आता है तो एक वर्ड आता है मर्थ, मर्थ नहीं आएगा तो ये वर्ड आ सकता है मेरी। और ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। इसके अलावा भी कुछ वर्ड आते हैं, जैसे ध्यान देंगे आप लोग, एक्जुबेरेंस वर्ड आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर एक्जुबेरेंस नहीं आएगा तो एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन वर्ड आता है, इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग। एक्सिलरेशन वर्ड आता है या एक्सिलरेटेड वर्ड आता है, ठीक है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ एक वर्ड आपको ध्यान देना है रैप्चर, और रैप्चर नहीं आएगा तो बच्चे एक वर्ड पूछ देता है हमसे एक्सटैसी। क्या वर्ड पूछ देता है, एक्सटैसी। तो आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर कभी भी आपसे ये एक्सल्टेशन वर्ड पूछ दे, पूछे कि इसका सिनोनिम बताइए, तो सिनोनिम में बता दीजिएगा हैप्पीनेस, हैप्पीनेस नहीं आएगा तो एक्सटैसी, एक्सटैसी नहीं आएगा तो ब्लिस, ब्लिस नहीं आएगा तो ग्ली, ग्ली नहीं आएगा तो इलेटेड, इलेटेड नहीं आएगा तो मेरी, मेरी नहीं आएगा तो मर्थ, मर्थ नहीं आएगा तो डिलाइट, डिलाइट नहीं आएगा तो एक्जुबरेंस, एक्जुबरेंस नहीं आएगा तो एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा, आपने कहा सर रैप्चर आ जाएगा, ठीक है। और भी शब्द हो सकते हैं लेकिन बच्चे इतने से अभी आप लोग काम चला लो, ठीक है। EXHI, EX, एक सेकंड बच्चे यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा सही कर लेना आप लोग, ठीक है, दोबारा से मैं लिख देता हूँ, EXHILARATION, एक्सिलरेशन वर्ड लिख लीजिएगा, राइट। एक बार बता दे, यहाँ क्लैरिफिकेशन मतलब क्या होता है, क्लैरिफिकेशन मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, किसी चीज़ को क्या करना, एक्सप्लेन करना, ठीक है। ऑर्डियल मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, ऑर्डियल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट, मतलब या आप कह सकते हैं डिफ़िकल्ट के अलावा अनप्लेजेंट भी आप बोल सकते हैं, डिफ़िकल्ट और एक सेकेंड जगह ही नहीं बचती, डिफ़िकल्ट या आप कह सकते हो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, यानी जब किसी व्यक्ति का जो एक्सपीरियंस होता है वो बुरा होता है या डिफ़िकल्ट होता है, उसको ऑर्डियल बोलते हैं। एक बार मेरे साथ बस रिपीट कर दीजिए आप सभी लोग, क्या रिपीट करना है, मैंने आपसे कहा ट्रेवेस्टी का सिनोनिम बताइए, आपने कहा सर ट्रेवेस्टी का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को बुरे तरीके से, मतलब फाल्स तरीके से या एब्सर्ड तरीके से, यानी बेढंग तरीके से या गलत तरीके से या फर्जी तरीके से या नकली तरीके से प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, मतलब मिस रिप्रेजेंट करते हैं। ये आंसर हो गया। हमने कहा एक्सॉल्टेशन मतलब बताइए, आपने कहा सर एक्सॉल्टेशन मतलब हैप्पीनेस होता है, खुशी। तो मैंने आपसे पूछा क्या हमेशा यही आएगा एग्जाम में, आपने कहा नहीं, इसके अलावा ये सारे वर्ड जो आपने लिखवाया है ये एग्जाम में आ सकते हैं। फिर मैंने कहा क्लैरिफिकेशन, आप कहोगे सर जब हम क्लैरिफाई करते हैं तो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। फिर हमने कहा ऑर्डील मतलब क्या होता है, आपने कहा डिफ़िकल्ट या अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, यानी बुरा अनुभव जिसको हम लोग बोलते हैं। पूरी बात क्लियर हो गई आप सभी लोगों को, ठीक है। अगला आप कहोगे सर नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे आपने लिखा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। आपसे सिनोनिम पूछ रहा हूँ, सिनोनिम पूछ किसका रहा है, द स्नो इज ट्रांजिएंट एंड विल मेल्ट एज सुन एज द सन अपीयर्स। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं स्नो की बात करता हूँ, अगर मैं बर्फ़ की बात करता हूँ तो वो क्या होते हैं, आपने कहा ट्रांजिएंट होते हैं, विल मेल्ट एज सुन एज द सन अपीयर्स, जैसे ही सूरज की रोशनी अगर स्नो पे पड़ेगी तो वो क्या होगा, पिघल जाएगा और पिघल करके
तैरने लग जाएगा, मतलब वहां से हट जाएगा, अपनी जो भी यथा स्थिति पे रहेगा, ठीक है। ट्रांजिएंट मतलब होता है भाई टेम्परेरी। आपने कहा टेम्परेरी के अलावा क्या वर्ड आ सकता है, मैंने कहा ट्रांजिटरी वर्ड आ सकता है। आपने कहा ट्रांजिटरी के अलावा क्या आ सकता है, मैंने आपसे कहा मोमेंट्री। जरा मेरी स्पेलिंग देखते रहिएगा आप सभी लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, टेम्परेरी हो गया, ट्रांजिटरी हो गया और मोमेंट्री हो गया, जिसको आप लोग हिंदी में क्या कहते हो, आप कहते हो हिंदी में सर इसको हम बोलते हैं क्षणिक, यानी जो चीज़ पल भर के लिए होती है उसको बोलते हैं। इसके अलावा एक वर्ड बहुत अच्छा है, दैट इज एफीमेरल। जरा मेरे साथ लिखिएगा आप सभी बच्चे, एफीमेरल। यहाँ पे स्पेलिंग है EPHEMERAL लिखा हुआ है, एफीमेरल। एफीमेरल के अलावा एक वर्ड आप और लिख सकते हैं, आपने कहा सर दैट इज फ्लीटिंग। एक बार मेरे साथ बोलिएगा आप सभी लोग, प्लीज दोहराते रहिएगा जो मैं बोल रहा हूं। अगर मान लीजिए मैं कभी ट्रांजिएंट वर्ड आपसे बोलूं, मैं आपसे कहूं ट्रांजिएंट का हमें क्या बताइए, आपने कहा सर सिनोनिम बताइए, तो इसका सिनोनिम क्या क्या हो सकता है। ट्रांजिटरी मतलब होता है, ट्रांजिएंट मतलब ट्रांजिटरी होता है, जिसका मतलब होता है क्षणिक, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, एफीमेरल, EPHEMERAL। आपने कहा ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, मैंने कहा फ्लीटिंग हो सकता है, फ्लीटिंग के अलावा टेम्परेरी हो सकता है, टेम्परेरी के अलावा ट्रांजिटरी हो सकता है, ट्रांजिटरी के अलावा मोमेंट्री हो सकता है, राइट। अब आप कहोगे सर ये यहाँ देखो, परपेचुअल, कांस्टेंट और एंड्योरिंग, ये तीनों आपस में क्या है, आपने कहा सर सिनोनिम है। इनका मतलब क्या होता है बच्चे, इनका मतलब होता है जो चीज़ आपकी परमानेंट होती है, ठीक है, जो परमानेंट हो, जिसको हम लोग एंडलेस बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग लास्टिंग बोल सकते हैं, लास्टिंग के अलावा जिसको हम लोग एवर लास्टिंग बोल सकते हैं, मतलब जो चीज़ ख़त्म ही नहीं होती, जिस चीज़ का अंत ही नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्योरिंग, कांस्टेंट या परपेचुअल। जो चीज़ लगातार होती रहती है, परपेचुअल मतलब कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो ये सब आपस में सिनोनिम है ये तीनों, और इसका सिनोनिम ये आप लिख सकते हो, 4 मैंने और लिख दिए, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेरी। पहले बताइए यहाँ तक बात क्लियर है सारे बच्चे, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए यहाँ तक की बात अगर आप लोगों को क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं है किसी भी बच्चे को, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो रहा हो इस तरीके से चीज़ों को लिखने में, तो मुझे लग रहा है अभी तक तो आई थिंक 3-3.5 महीने हो गए हम लोग इसी तरीके से चीज़ों को डिस्कस करते हैं। डोंट थिंक सो कि कोई दिक्कत होगा, ठीक है। बता दो भाई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आप लोग कमेंट कर दिया करिए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आएगा, सब कुछ आसान तरीके से पढ़ाता हूँ। जैसे क्रॉनिक मतलब क्या होता है, मैंने कहा क्रॉनिक मतलब अपैलिंग होता है। आप कहोगे अपैलिंग मतलब क्या होता है, मैंने कहा ऑफुल होता है। ऑफुल मतलब क्या होता है, आपने कहा सर ड्रेडफुल होता है। अब मैंने आपसे कहा भाई ड्रेडफुल मतलब क्या होता है, ठीक है, अब ये भी बता देता हूँ। आपने कहा सर टेरिबल होता है। अब बच्चा कहेगा एकदम आसान वर्ड आप बता सकते हो, ठीक है, मैं कहूँगा आप इसको लिख सकते हैं वेरी बैड। क्रॉनिक मतलब क्या होता है, वेरी बैड, हिंदी में हम लिख सकते हैं बहुत बुरा, ठीक है, ये लिख लीजिए बहुत बुरा। तो वेरी बैड लिख सकते हैं, या तो आप अपैलिंग लिख सकते हैं, या तो ऑफुल लिख सकते हैं, या ड्रेडफुल लिख सकते हैं, या टेरिबल लिख सकते हैं। ये आपने लिख दिया। अब आप कहोगे सर यहाँ देखो एक्सेसरेबल वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। उसके साथ आप कहोगे सर अक्यूट वर्ड लिखा है, परसिस्टेंस लिखा है और अमेनेबल लिखा हुआ है। अब बच्चे एक एक चीज़ देखना, अगर मैं अमेनेबल वर्ड की बात करता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, ईजिली कंट्रोल्ड, जिस इन चीज़ को आप इजीली कंट्रोल्ड कर सकते हो, ठीक है, यानी उसको आसानी से नियंत्रित कर सकते हो, या परसुएडेड बोलते हैं, इजीली परसुएड कर सकते हो। आप कहोगे परसुएड मतलब क्या होता है, किसी को आसानी से बरगला लेना, अपने मतलब क्या होता है, बातों में क्या करना, उसको ले आना, कन्विंस कर लेना, उसी को अमेनेबल बोलते हैं। जिसको देखो आप डोसाइल बोल सकते हो, सिमिलर वर्ड इसका सिनोनिम होता है। इसके अलावा एक चीज पूछा जाता है, दैट इज रिस्पॉन्सिव। क्या वर्ड पूछा जाता है, आपने कहा रिस्पॉन्सिव। परसिस्टेंट अगर कोई है तो परसिस्टेंट मतलब होता है दृढ़ निश्चयी, मतलब जो इंसान किसी चीज़ को लेकर के दृढ़ निश्चय कर लेता है उसी को हम परसिस्टेंट बोलते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हो सिमिलर वर्ड डिटरमाइंड, डिटरमाइंड नहीं लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, रेजोल्यूट लिख सकते हो, रेजोल्यूट। ये अक्यूट वर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो बच्चे अक्यूट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सीवियर, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आपके पास क्रॉनिक वर्ड था, क्रॉनिक वर्ड का क्या पूछा था आपसे, अपोजिट इन मीनिंग आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग बताओगे इसका आंसर क्या होगा,
पहले इसका आंसर सारे बच्चे देंगे कि क्रॉनिक, मैंने सारी मीनिंग आपको बता दी। द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, क्रॉनिक वर्ड दिया गया था, क्रॉनिक का मतलब बता दिया। अब आपको इसका बताना है कि इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे अपोजिट वर्ड, ठीक है। सारी की सारी चीजें यहाँ पे मैंने आपको लिख दी। नेक्स्ट देखिएगा, ये बच्चे आप लोग कमेंट करना इसमें कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सट्रीमली हाई पिच्ड साउंड्स कैन रिपेल बर्ड्स। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वर्ड आपके सामने अंडरलाइन नहीं है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये वर्ड है, कह रहा है फाइंड द वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये वाला, आपको इसका क्या बताना है, आपको अपोजिट बताना है। देखिए रिपेल मतलब होता क्या है, फोर्स एंड अटैक। अब आप कहोगे इसका मतलब क्या होता है, देखिए मैं समझाता हूँ। फोर्स एंड अटैक कहने का मतलब ये हो गया, अगर मान लीजिए कोई ऐसा है जो आक्रामक है, ठीक है, वो अटैकर जिसको हम बोलते हैं। आप यहाँ पे अटैक के अलावा एक चीज और लिख सकते हो, अटैकर। जैसे कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है आक्रमण करने के लिए और आपने उसको क्या कर दिया, फोर्स करके पीछे हटा दिया, ठीक है। जैसे कभी कभी होता है कि मान लीजिए हमारे बॉर्डर की तरफ कोई दूसरी सेना बढ़ रही है, तो हमारी सेना आ करके उसको क्या करती है, पीछे हटा देती है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं रिपेल, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे अगर रिपेल की हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अब्जॉर्ब मतलब तो सोकअप होता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर कंफ्यूज मतलब तो मडेल होता है, मडेल, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, आपने कहा सर परप्लेक्स बोल सकते हैं। अगर परप्लेक्स नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, पजल बोलेंगे। मडेल, परप्लेक्स या पजल, या एक बड़ा अच्छा वर्ड है, आप कहोगे सर बैफल बोल सकते हैं। बैफल नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बिविल्डर बोलेंगे। इसका मतलब होता है भाई कंफ्यूज होना। जरा बच्चे ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कभी भी कंफ्यूज वर्ड का आपसे सिनोनिम पूछते तो आप देखो क्या लिख सकते हो, मॉडल, आप परप्लेक्स लिख सकते हैं, आप पजल लिख सकते हैं, बैफल लिख सकते हैं, बिविल्डर लिख सकते हैं। इससे बाहर कोई वर्ड नहीं पूछेगा, ये इसके सिनोनिम है, ठीक है। अब आगे कहोगे आप सर कॉन्सेंट्रेट मतलब सबको पता है, कहीं पे पूरा का पूरा अटेंशन, पूरा ध्यान लगाना। अब आप कहोगे सर अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि अगर आप अटैकर को पीछे ढकेलने की बात कर रहे हो, ठीक है, भगाने की बात कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आपने कहा सर अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पहले बता दें, यहां तक की सारी बात क्लियर होगी सारे बच्चों को। अगर यहां तक डन है तो उसके बाद एक तो मैं आपको होमवर्क दूंगा लास्ट में, लेकिन उसके पहले आते हैं इस क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द ऑप्शन विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, यानी ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। लिखा हुआ है द बेस्ट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओन्ड आर प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से पढ़ना बच्चे, कह रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी चीज जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। एक एक करके देखिएगा। यहां लिखा है वैन गार्ड। वैन गार्ड मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लीड द डेवलपमेंट्स। मैं आपको समझाऊंगा, आप ध्यान से समझिएगा, घबराइएगा मत ये सब देख के। मैंने कहा अ ग्रुप ऑफ पीपल मतलब क्या हो गया, लोगों का समूह। आप कहोगे सर हु लीड द डेवलपमेंट्स ऑफ न्यू आइडियाज, यानी मान लो बच्चे कोई आइडिया है, ठीक है, उस आइडिया को लेकर के हमें कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसको लेकर के हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे उसको लेकर के हमें डेवलपमेंट करना है, वो जो ग्रुप इसको लीड करता है, ठीक है, उसी को हम वैन गार्ड बोलते हैं। आगे बात समझ में आप सभी लोगों को। आप कभी भी ऐसे सेंटेंसेस देख के घबराया मत करिए, आप बस इतना सोचा करिए कि यार ये लिखा क्या है, इसको हमें समझना है। तो जैसे मान लीजिए इसको आगे बढ़ाना है तो आप ऐसे बढ़ा दीजिए ऑफ न्यू आइडियाज। तो आप सभी लोगों को ये बात पता है, ग्रुप ऑफ पीपल मतलब होता है लोगों का समूह। हु लीड जो नेतृत्व करते हैं, लीड मतलब नेतृत्व करना होता है। क्या नेतृत्व करते हैं, जो नए आइडियाज होते हैं उनको लेकर के कैसे हमें विकास करना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे हमें एग्जीक्यूट करना है, इन्हीं सारी चीज़ों को हम वैनगार्ड बोलते हैं। अब आप कहोगे सर यहाँ पे एक फ्लैगशिप वर्ड दिया गया है, फ्लैगशिप मतलब क्या होता है, ठीक है, यही बच्चे इसका आंसर है, ठीक है। जब बेस्ट या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओन्ड या प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, जब किसी संगठन के द्वारा सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे बेस्ट चीज़ प्रोड्यूस की जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लैगशिप।
आपने देखा होगा जैसे फ्लैगशिप ऑफर आता है, ठीक है, आपने फ्लिपकार्ट पे देखा होगा, अमेजोन पे देखा होगा फ्लैगशिप ऑफर। तो वो जब फ्लैगशिप लगा देते हैं इसका मतलब ये होता है कि ये कंपनी की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दी जा रही है, बहुत मुख्य चीज़, सबसे बेस्ट चीज़ आपको दी जा रही है। अब यहाँ पे देखिए पैरागॉन दिया गया है। पैरागॉन आपने स्लीपर के बारे में सुना होगा। पैरागॉन मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज़ बिल्कुल आइडियल है, कोई चीज़ क्या है बिल्कुल परफेक्ट है, कोई चीज़ क्या है बच्चे बिल्कुल फॉल्टलेस है, या जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बिल्कुल फ्लॉलेस है, मतलब जिसमें कोई गलती नहीं होती है, जो बिल्कुल परफेक्ट होता है, त्रुटि रहित होता है, उसको हम लोग पैरागॉन बोलते हैं। आप बोलोगे सर ये इम्परमेटर मतलब क्या होता है, इसको पढ़ेंगे इम्परमेटर। इसका मतलब होता है ऑफिशियल परमिशन, ऑफिशियल परमिशन टू डू समथिंग। जब आपको कोई कार्य करने के लिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको जब भी कोई कार्य करने के लिए ऑफिशियल परमिशन दी जाती है, या जो भी इंसान या जो भी ग्रुप आपको ऑफिशियल परमिशन देता है उसी को इम्परमेटर कहते हैं। आगे बात समझ में सारे बच्चों को, ठीक है। तो भाई आप लोग सारे के सारे बच्चे ध्यान से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, प्लीज मेरे साथ रिपीट कर लीजिए। सॉरी। अगर मैं इम्परमेटर की बात करूं तो इसका मतलब होता है ऑफिशियल परमिशन टू डू समथिंग, कोई भी कार्य करने के लिए किसी से ऑफिशियल परमिशन लेना। पैरागॉन की बात करते हैं तो ये इसको स्लीपर या चप्पल से याद कर सकते हैं, जो पैरागॉन के चप्पल आते हैं। आइडियल, परफेक्ट, फॉल्टलेस या फ्लॉलेस, जो चीज़ त्रुटि रहित होती है, जो बिल्कुल परफेक्ट होती है, आप कहोगे फ्लैगशिप। ये हो गया आपका आंसर। वैनगार्ड मतलब क्या होता है, जब लोगों का समूह, ठीक है, कुछ लोगों का समूह जब किसी चीज के विकास में लगता है या किसी चीज के आइडिया का नेतृत्व करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वैनगार्ड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है अपने सामने, ड्यू टू हैवी स्टॉर्म्स, कह रहा है कि हैवी स्टॉर्म्स के कारण यानी भारी तूफान के कारण द नंबर ऑफ शिप्स रनिंग इन द सी आर वेरी स्मॉल। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर कभी भी मैं अ लार्ज नंबर ऑफ लिखता हूं या मैं कभी भी अ नंबर ऑफ लिखूं, ठीक है, इनके बाद, इन दोनों के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है और वर्ब क्या होती है, प्लूरल होती है। लेकिन बच्चे इस बात को ध्यान रखना कि कभी भी अगर मैं द नंबर ऑफ लिखता हूं, ठीक है, द नंबर ऑफ, तो इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है और वर्ब क्या होती है, सिंगुलर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखना एक बार, जैसे मैंने कहा अ नंबर ऑफ बॉयज आर रीडिंग दिस नॉवेल। तो आपने देखा कि सर अ नंबर ऑफ के बाद ये जो आपने नाउन यूज किया है प्लूरल, ये जो आपने वर्ब यूज किया है आपने कहा सर प्लूरल, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे अगर ये बोलूं द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन माई क्लास इज इंक्रीजिंग फास्ट। देखा आप लोगों ने, देखा मैंने ऐसे देख करके एक एग्जाम्पल भी बना दिया। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, आपने देखा सर जब द नंबर ऑफ लगा है, द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन आपको किस में दिख रहा है, आपने कहा सर प्लूरल में दिख रहा है, लेकिन ये वर्ब किस में है, सिंगुलर में है। तो बच्चे द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन आपने कहा प्लूरल, लेकिन वर्ब किस में होगा, सिंगुलर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अभी सीजीएल 2022 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपने कहा सर यहाँ पे हो जाएगा इज वेरी स्मॉल, यानी आपका थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बात समझ में, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि ड्यूरिंग द एनुअल डिबेट कंपटीशन, कह रहा है कि एनुअल डिबेट कंपटीशन के दौरान रवि टोल्ड सुरेश, रवि ने सुरेश को बताया दैट द लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक होता है आपका लिटिल, दूसरा होता है आपका अ लिटिल, तीसरा होता है आपका द लिटिल, ठीक है। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, लिटिल का मतलब होता है नथिंग, नथिंग मतलब क्या हो गया, एक तरीके से हिंदी में बोल सकते हैं ना के बराबर, ठीक है। और ये जो आपका अ लिटिल होता है, अ लिटिल मतलब होता है, आप कह सकते हैं नॉट मच, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कुछ या थोड़ा सा। अच्छा, द लिटिल का मतलब क्या होता है, द लिटिल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना भी है सब कुछ, यानी जब हम
टोटल का रेफरेंस देते हैं उसके लिए हम द लिटिल का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा, आपसे ऐसे समझने की कोशिश करिएगा, जैसे मान लीजिए ये ग्लास में पानी है, ठीक है, यहाँ पे आपने कहा कि सर मुझे प्यास लगी है और इसमें पानी ना के बराबर है, तो मैं यूज करूंगा लिटिल। जैसे मान लीजिए इसमें थोड़ा सा पानी है, इतना, ठीक है, तो मैं यूज करूंगा इसके लिए क्या, आपने कहा सर इसके लिए यूज करूंगा अ लिटिल। लेकिन मान लो बच्चे आपको प्यास लगी है, आपने कहा यार मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी दो, तो मैंने कहा ज्यादा पानी नहीं है, तो आपने कहा जितना भी है, जैसे जितना भी है इसमें सब का सब मुझे दे दो, तो ज्यादा तो नहीं है, जितना है सब, द, ये हो गया द लिटिल। अब मान लो ना के बराबर है तो आप कहोगे सर लिटिल, मान लो थोड़ा सा है, थोड़ा सा, तो आप कहोगे लिटिल, ठीक है। तो अब वो ये कहना चाहता है कि जो भैया आपका नॉलेज है ना, अगर थोड़ा सा नॉलेज है, जिसको हम कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, तो थोड़ा सा अगर नॉलेज है वही खतरनाक होता है। तो यहां पे अ लिटिल नॉलेज लिखेंगे, अ लिटिल नॉलेज, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट की बात करेंगे। इन दिस वे जीन क्लोनिंग और मॉलिक्यूलर क्लोनिंग ऑफ द ह्यूमन डीएनए हैव बीन अचीव्ड। अब जरा गौर करना आप लोग, यहां पे होगा क्या, कह रहा इन दिस वे, जीन क्लोनिंग की बात हो रही है और मॉलिक्यूलर क्लोनिंग ऑफ द ह्यूमन डीएनए। ऑफ क्या है, आपने कहा सर प्रेपोजिशन है, ये द ह्यूमन डीएनए क्या हो गया, आपने कहा सर इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, कहे आप कहोगे सर या तो ये सब्जेक्ट या तो ये, दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, क्योंकि ये क्या लगा है बीच में, और मतलब होता है अथवा, यानी ऑप्शन, या तो ये या तो ये। अगर बच्चे मैं दोनों में से किसी एक की भी बात कर लूं तो ये हमारा सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या लिखेंगे आप, सिंगुलर लिखेंगे, तो यहाँ पे हैज बीन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हैव इज, ये काट दीजिए, सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, हैज बीन अचीव्ड, ठीक है। अभी जितने भी बच्चे हैं, अगर आपने लाइक नहीं किया है, गुजारिश है आप लाइक कर दो। आप जैसे चाहते हो, जिस तरीके से चाहते हो, फ्री चाहते हो, हर तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूं। और जिस तरीके से मैं एनालिसिस करता हूं पूरे वाईटी के ऊपर, आप उठा के देख लीजिए बच्चे। अगर कोई भी, मैं उस दिन सीरियसली बता रहा हूं, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर आप मुझे बस बता देना कि कोई भी अगर आपके लिए इस तरीके से एक्सप्लेन करता हो और इतना रेलेवेंट और इतनी मेहनत के साथ एक्सप्लेन करता हो, तो आप मुझे बता देना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं आपको कुछ बेहतर दे रहा हूं, तो लाइक से तो कम से कम मत चुका करिए, एक लाइक एक शेयर तो एटलीस्ट बनता है, ठीक है। एक तो यहाँ पे इतनी गर्मी भी रहती है। देखा यहाँ पे अगला, मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स विल बी काउंटेड फॉर द रैंकिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी बच्चे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, आप बिल्कुल ध्यान से देखो, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने कहा मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स विल बी, कह रहा इन क्या हो गया, आपने कहा प्रेपोजिशन, ऑल द सब्जेक्ट्स क्या हो गया, आपने कहा सर इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। बच्चे हमेशा इस बात को ध्यान देना, कभी भी प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो उसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया, आपने कहा सर ये सब्जेक्ट हो गया, तो इस सब्जेक्ट के लिए हमने क्या लगा दिया, विल बी। विल के बाद बी आता है और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, विल बी काउंटेड, क्योंकि मार्क्स खुद को काउंट नहीं करेगा। मार्क्स जो भी सब्जेक्ट्स के हैं वो किसी दूसरे के द्वारा काउंट किया जाएगा। तो विल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में हो जाएगी। भाई इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कारण यह है कि मार्क्स खुद को काउंट नहीं करेगा, किसी दूसरे के द्वारा काउंट किया जाएगा। फिर कह रहा है आप फॉर द रैंकिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। अच्छा क्यों काउंट किया जाएगा, स्टूडेंट्स के रैंकिंग के लिए। ये प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन का पूरा ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया जाएगा। किसी तरह की मुझे कोई गलती नहीं दिखी, दैट्स नो एरर। नो एरर है बच्चे, नो एरर, ठीक है। आई बात समझ में। अगला देखिएगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपसे कि एवरीवन नो, जरा गौर करिएगा, यही क्वेश्चन खत्म हो गया। सब्जेक्ट आपका क्या दिया है, आपने कहा सिंगुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब आपकी सिंगुलर हो जाएगी बच्चे, यहाँ पे नोज हो जाएगा, एवरीवन नोज। इसमें कुछ नहीं करना था। कभी भी अगर आपके एग्जामिनेशन के अंदर एवरीवन दे दे, अगर आपको समवन दे दे या आपको समबडी दे दे, ठीक है, या फिर आपको एनी बडी दे दे, एनी बडी दे दे, या फिर आपको नो बडी दे दे, नो बडी न दे के नो वन दे दे, ठीक है,
ध्यान रखना भाई, ये पूरे के पूरे जो आपके आंखों के सामने दिख रहे हैं, ये हमारे बच्चे सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं और ये हमेशा अपने साथ कैसी वर्ब लेते हैं, ये अपने बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये दिखें तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाइएगा तो पहला हो जाएगा आपका आंसर। अगला देखिएगा, लिखा हुआ है द किंग्स स्पीच, कह रहा जो राजा का स्पीच है अबाउट ग्रेट वार हीरोज, की किसके बारे में, जो ग्रेट वार हीरोज हैं, बूस्टेड द ऑफ हिज सोल्जर्स। अच्छा मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा, अगर यहाँ पे राजा कोई भाषण दे रहा है, भाषण किसके बारे में दे रहा है, आप लोग पता है कभी भी फिलर्स को लेकर के कंफ्यूज नहीं होंगे, बस उसका कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए। यहाँ पे राजा के भाषण की बात हो रही है और भाषण वो दे रहा है ग्रेट वार हीरोज, ठीक है, यानी जो हमारे पुराने योद्धा हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अगर उनके बारे में अगर वो स्पीच दे रहा है तो वो क्या करेगा, बूस्ट करेगा यानी बढ़ा देगा सोल्जर्स यानी सैनिकों का। अपीयरेंस से बच्चे कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, ठीक है। टेम्पर नेगेटिव वर्ड होता है, किसी का टेम्पर नहीं बढ़ाएगा, यहाँ पॉजिटिव बात हो रही है, उनके मोरल बढ़ा देगा। मोरल मतलब क्या होता है, मोरल मतलब होता है कॉन्फिडेंस। मोरल मतलब क्या होता है, स्पिरिट, यानी उनके स्पिरिट को बढ़ा देगा, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा, उनके सेल्फ एस्टीम को बढ़ा देगा, सेल्फ एस्टीम, ठीक है, ये चीज बढ़ा देगा। आप कहोगे सर कैलिबर क्या नहीं हो सकता क्या, बच्चे कैलिबर का मतलब क्या होता है, बच्चा कैलिबर का मतलब क्वालिटी होती है। जैसे कहते हैं ना कि इस लड़के के अंदर कैलिबर है, मतलब क्वालिटी है, ये वैल्यूएबल लड़का है, इसके अंदर वर्थ है, ठीक है। किसी चीज के क्वालिटी या वर्थ की बात हम करते हैं या किसी चीज के हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, स्ट्रेंथ, उसको हम बच्चे कैलिबर बोलते हैं। तो कैलिबर और मोरल में जो सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड है वो मोरल जाएगा, क्योंकि मोरल का मतलब कॉन्फिडेंस, स्पिरिट या सेल्फ एस्टीम होता है। तो वो करता क्या है कि वो इनके जो सोल्जर्स होते हैं उसके कॉन्फिडेंस या स्पिरिट को बढ़ा देता है। आगे बात समझ में, आगे देखिएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है दे हैव एन एनुअल प्रोडक्शन ऑफ अबाउट 2 मिलियन टन्स ऑफ। गौर करना, यहां पे एनुअल प्रोडक्शन की बात हो रही है और बच्चे अगर हम प्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है, प्रोडक्शन किस चीज का होगा, ये स्टील का तो होगा नहीं, स्टील तो टाइम को रेफर करता है, ठीक है। आपने कहा सर इसको काट दीजिए। अच्छा एक स्टील दिया है STELE, अब देखो बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब एक एक करके मैं सारे बच्चों को बताऊंगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ये होता है वर्टिकल पोजीशन ऑफ स्टोन। देखिएगा मैं आपको समझाता हूं, अब ध्यान से समझिएगा। वर्टिकल पोजीशन नहीं लिखना हो तो वर्टिकल पीस लिख लीजिएगा, वर्टिकल पीस ऑफ स्टोन। आपने ऐसा पत्थर देखा होगा इस तरीके का, ठीक है, मूर्ति देखा होगा, पत्थर देखा होगा, इस पे कुछ न कुछ चीजें उकीरी होती हैं, यानी कुछ डिजाइन उकेरा गया होता है या कुछ न कुछ इस तरीके की चीजें लिखी गई होती है। तो वर्टिकल पीस ऑफ स्टोन, ये जो वर्टिकल पीस ऑफ स्टोन होता है, जो पत्थर होता है, उसी को स्टील बोलते हैं। अब आप कहोगे सर ये स्टील का मतलब तो क्या होता है, इसका मतलब तो चुराना होता है, जिसको हम लूट भी बोल सकते हैं, ठीक है, लोग लूट लेते हैं, जिसको हम परलॉयन बोल सकते हैं। ये अगर आपको नहीं पता होगा तो लिख लीजिएगा परलॉयन, ठीक है, लूट लेना, चुरा लेना। अब आप कहोगे सर यहाँ प्रोडक्शन किसकी हो रही है, स्टील की हो रही है, यानी ये आपका आंसर है सेकेंड। आगे बात समझ में, तो आपको देखो ये वाली भी बात क्लियर हो गई, ये वाली भी बात क्लियर हो गई, यानी ये आपका आंसर मिल गया। अगला देखिएगा, नेक्स्ट लिखा हुआ पिक अप द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड। यहाँ पे बच्चे बुलेटिन की बात हो रही है। अगर मैं बुलेटिन की बात करता हूं तो आपको पता होगा इसमें बुलेटिन का मतलब क्या हो जाएगा, रिपोर्ट, ठीक है। बुलेटिन मतलब क्या होता है, इसका मतलब रिपोर्ट होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब न्यूज होता है। ओहो, आपने देखा होगा सुबह सुबह क्या आते हैं, न्यूज़ आते हैं, पापा लोग देखते हैं, बुलेटिन लिख करके आता है, वो जो रिपोर्ट होता है, न्यूज़ होता है। इसकी सही स्पेलिंग आप देख लीजिए, BULL, ठीक है, BULL के बाद ई आएगा, यहाँ पे डबल ई है, ये वाला काट दीजिए। यहाँ डबल टी दिया गया है, डबल टी नहीं होता बच्चे, इस बात को ध्यान देना, सिंगल टी होता है, ये भी काट दो, यानी तीसरा, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, सी, ठीक है। अगला देखिएगा, यहाँ पे दिया है पिक अप द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड की बात करेंगे, इनेट, देखिएगा यहाँ पे अगर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा INNATE। बहुत बार इसको करवा चुका हूँ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इनबॉर्न होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई जन्मजात।
क्या बोला जाता है, जन्मजात। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं भाई इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बच्चे आपके सामने क्या दिया है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन दिया है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में फ्रेजल वर्ब आपसे पूछी गई है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में फ्रेजल वर्ब है। द रियल रिस्क टेकर्स, कह रहा है कि जो वास्तविक रूप से रिस्क लेने वाले लोग होते हैं, डील इन प्रेशर ऑल द टाइम। अब देखिए यहाँ पे डील इन दिया गया है। पहले तो मैं आपको समझा देता हूं डील इन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है टू बाई एंड सेल, किसी चीज को खरीदना एंड बेचना, उसको कहते हैं डील इन। जैसे डील इन शुगर, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लीजिए। अगर आप कहोगे कि सर ही डील्स इन शुगर, ठीक है, मतलब वो क्या चीज खरीदता बेचता है, वो चीनी खरीदता बेचता है। तो किसी भी माल को आप खरीदते और बेचते हैं उसको डील इन कहा जाता है। आप कहोगे सर यहाँ पे एक वर्ड आया है डील विद। डील विद का मतलब क्या होता है, मैंने कहा टेक एक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, टेक एक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए कोई एक्शन लेना, या आप बोल सकते हो परफॉर्म अ टास्क, किसी टास्क को परफॉर्म करना। ठीक है, मान लीजिए आपके सामने कोई समस्या आ गई, तो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए, उस समस्या का समाधान करने के लिए जो आप एक्शन लोगे, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे डील विद, या आप ऐसे कह सकते हो किसी टास्क को परफॉर्म करना, दैट इज डील विद। अब आप कहोगे सर एक वर्ड आया है हमारे सामने डील आउट। डील आउट का मतलब क्या होता है, तो मैं कहूंगा बेटा डील आउट का मतलब होता है टू शेयर समथिंग, ध्यान से सुनना मेरी बात को, टू शेयर समथिंग एमंग पीपल, यानी लोगों के बीच में कुछ साझा करना। टू शेयर समथिंग एमंग पीपल, जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों के बीच में आया कुछ शेयर करने के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा भाई कल मैं आप सभी लोगों के लिए अपने बैच को बिल्कुल फ्री कर दे रहा हूं, सारा बच्चा पढ़े। तो अब के बीच में आकर के मैंने कुछ अपनी बात कही, अपनी बात शेयर करी, उसको कहते हैं डील आउट। तो डील आउट का मतलब होता है लोगों के बीच में कुछ साझा करना। ठीक है, अब आप कहोगे सर एक चीज और बच रही है, वो भी बता दो, दैट इज डील ऑफ। आप कहोगे सर डील ऑफ का मतलब क्या होता है, टू गेट रिड ऑफ समथिंग, टू गेट रिड ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज से छुटकारा पाना। गेट रिड ऑफ का मतलब क्या होता है, छुटकारा पाना। अब बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनना, आंसर के पीछे मत पड़ो, पहले सीख लो। यहाँ पे देखो चार चीजें, पांच चीजें मैंने सिखा दी। डील इन का मतलब हो गया किसी चीज को खरीदना और बेचना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डील इन शुगर हो गया। ठीक है, मैंने डील विद का मतलब बताया टेक एक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, किसी समस्या को समाधान करने के लिए कोई एक्शन लेना। मैंने डील आउट का मतलब बता दिया आपको कि लोगों के बीच में आके कुछ साझा करना। फिर मैंने डील ऑफ का मतलब बता दिया किसी चीज से छुटकारा पाना। आंसर तो आपको मिल ही गया कि सर यहाँ पे डील विद हो जाएगा, क्योंकि जो रियल रिस्क टेकर्स होते हैं वो जो प्रेशर होता है उससे हमेशा क्या है, निपटते रहते हैं। ठीक है, आ गई बात, क्लियर है सबको। ठीक है, चलिए भाई अगर ये बात समझ में आ गई, इधर आते हैं। लिखा हुआ है कि कैन यू थिंक अप अ पर्सन हु नोज मार्केटिंग। कैन यू थिंक अप नहीं होता बच्चे, इस बात को ध्यान देना, थिंक के साथ ऑफ लगाते हैं। ठीक है, थिंक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को कंसीडर करना। ठीक है, किसी चीज के ऊपर क्या करना, आपने कहा सर विचार करना या कंसीडर करना, तो ये सारी चीजें हटा लीजिएगा, यहाँ पे थिंक ऑफ अ पर्सन लगाइए। ठीक है, थिंक ऑफ समवन अगर आपको लिखना है यहाँ पे ये लिख लीजिए, थिंक ऑफ समवन, किसी व्यक्ति के बारे में सोचना। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे बच्चे फिर से फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन आया है और ध्यान से करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या है, हिज वाइफ आस्क्ड हिम, उसकी पत्नी ने उससे पूछा, टू ब्लो अप। जरा गौर करिएगा, ये लिखा है ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब होता है एक्सप्लोड, जिसको हम लोग बोलते हैं भैया डेटोनेट। डेटोनेट लिख लीजिए या क्या लिख लीजिए, एक्सप्लोड। एक्सप्लोड मतलब क्या होता है, जैसे बॉम्ब वगैरह का फट जाना। ठीक है, अब आप कहोगे सर एक वर्ड यहाँ पे आया दैट इज ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विज। एक्सटिंग्विज इसका मतलब होता है बुझा देना किसी चीज को। ठीक है, बुझा देना। अब आप कहोगे सर यहाँ पे एक वर्ड आया ब्लो अपार्ट। गौर से देखना बच्चे, ब्लो अपार्ट इसका मतलब क्या होता है, टू डिस्ट्रॉय समथिंग, किसी चीज को क्या कर देना, आपने कहा सर डिस्ट्रॉय कर देना, यानी किसी चीज को नष्ट कर देना, बेकार कर देना। आपने कहा एक वर्ड आया सर यहाँ पे ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का मतलब क्या होता है, टू पास अवे विदाउट इफेक्ट।
टू पास अवे विदाउट, मैं इसको समझाऊंगा आपको तभी समझ में आएगा, इफेक्ट। अब आप कहोगे सर आप लिखना क्या चाहते हो या कहना क्या चाहते हो? टू पास अवे, पास अवे का मतलब होता है गुजर जाना, विदाउट इफेक्ट, बिना कोई प्रभाव छोड़े। मैंने क्या बोला? बिना किसी प्रभाव छोड़े गुजर जाना। मतलब जैसे मान लीजिए बाढ़ आई हमारे शहर में, ठीक है, बाढ़ आती है या बवंडर आता है, तूफान आता है, तो यूजुअली क्या होता है? नुकसान होता है। लेकिन बाढ़ आई लेकिन किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, बिना अपना प्रभाव छोड़े, बिना कोई नुकसान किए चली गई, तो हम उसको कह सकते हैं ब्लो ओवर। तो ब्लो ओवर का मतलब होता है पास अवे विदाउट इफेक्ट, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे आपको चार चीजें पता चल गई। तो आप कहोगे सर हिज वाइफ आस्क्ड हिम, उसकी वाइफ ने उससे पूछा, द कैंडल्स, तो बच्चे कैंडल को बुझाने की बात हो रही है, तो कैंडल को अगर बुझाने की बात हो रही है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? ब्लो आउट। आपका पहला तो आंसर हो गया, लेकिन उसके अलावा सारी चीजें याद कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपको इस तरीके से जो मैं बातें समझा रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ऐसी मेरी गलत फहमी तो नहीं है कि आप लोगों को बस समझ में आ रहा है, लेकिन सही मायने में कहाँ गया भाई अपना गमछा, कहाँ गया? अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, तो आप एक बार वो मुझे बता दो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे वो भी आप बता दो, ठीक है। तो ये पूरी बातें आप सभी बच्चों को क्लियर हो गई ना? कोई दिक्कत नहीं है किसी स्टूडेंट को, हर एक चीज आपको समझ में आ रही है, छोटी सी छोटी चीज, ठीक है। बताओ भाई एक बार प्लीज। सबको समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चल मेरे भाई, बस तुम लोग को समझ में आ जाए ना तो अपनी असली खुशी वही है मेरा भाई। यहाँ पे देखो बाकी सब कुछ बाबा के ऊपर। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है आपके सामने क्लॉज टेस्ट का। क्लॉज टेस्ट में मैं कुछ नहीं बोलता, मैं आपसे एक बोलता हूँ, ठीक है, एक चीज बस। क्या बताऊँ? क्या कि बाबा इसको पहले पूरा पढ़ लो। मैं बार बार कहता हूँ, इसके लिए अगर मुझे भीख मांगना पड़े, हाथ में कटोरा पकड़ा तो मैं वो भी मांग लूंगा, बस इसको पूरा पढ़ लिया करो, हर बात समझ में आ जाएगी। देखो जैसे लिखा हुआ है, सोलर एनर्जी इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स। कह रहा है कि जो सोलर एनर्जी होती है, जो सौर ऊर्जा होती है, जितने भी एनर्जी के सोर्सेज हैं उसमें से जो सोलर ऊर्जा है यानी जो सोलर एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों को पता है कि सोलर एनर्जी क्या होती है यानी सौर ऊर्जा क्या होती है। जो सूरज की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो पृथ्वी पर पड़ने के बाद जो गर्मी, ठीक है, जो गर्मी वहां से उत्पन्न होती है उसी को ये विद्युतीकरण कर देते हैं, इसका कन्वर्जन कर देते हैं सोलर पैनल के थ्रू, उसी को हम भाई सोलर एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। सोलर एनर्जी प्लेज अ ह्यूज रोल इन द टू रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? देखिए जैसे कोयला एक बार अगर डिप्लीट हो गया, खत्म हो गया तो दोबारा आप नहीं ले सकते। पेट्रोल खत्म हो गया तो उसको रिन्यूअल नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है कि सबसे ज्यादा मतलब जितने भी सोर्सेज एनर्जी के हैं उससे 130 गुना ज्यादा, 130 टाइम्स ज्यादा सूरज की किरणें हमारे पृथ्वी पर पड़ती हैं। और आगे आने वाले 500 से 600 करोड़ साल की मैं बात कर रहा हूं, सूरज की किरणों की जो प्रभाव है, वो जो गर्मी है, वो धरती से कभी नहीं जाएगा। तो मतलब एनर्जी अनलिमिटेड है अपने पास, ठीक है। बट देयर इज कैच, लेकिन कह रहा है एक समस्या है, रिसाइकलिंग सोलर पैनल्स इज इजी नॉर प्रॉफिटेबल। लेकिन भाई सोलर पैनल को पता है रिसाइकल करना, कह रहा है ना तो आसान है ना तो प्रॉफिटेबल है। आगे कह रहा है अ सॉल्यूशन टू रिसाइकल द पैनल इज द नीड ऑफ द आर टू प्रिवेंट अ सोलर ट्रेस वेव, ठीक है। तो ये बात आ गई, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, अब एक एक करके करेंगे। तो हमें देखो इसको सम अप कर लेते हैं। हमें यह समझ में आ गया कि हम बात कर रहे हैं बाबा यहां पे कि सोलर एनर्जी क्या है, ठीक है। सोलर एनर्जी को बताया गया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट जितने भी एनर्जी सोर्स हैं उसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ह्यूज रोल प्ले करता है अगर एनर्जी की हम लोग बात करें, और ये रिन्यूएबल एनर्जी होती है, ठीक है। यही सब बात हो रही है। और बात में एक नेगेटिव चीज इसके बारे में बोली गई कि ये जो है इसको इतना ज्यादा आसान और ये प्रॉफिटेबल नहीं है ये इनको रिसाइकल करना, ठीक। अब अगर मैं यहां आपसे बात करूं, सोलर एनर्जी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिसाइकलेबल, रिन्यूएबल या इंडस्ट्रियल या नॉन रिन्यूएबल। आपके सामने आपका आंसर ये लिखा हुआ है। जब आप पूरा पढ़ते हैं तो आपको अपने आप ही चीजें समझ में आ जाती है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती। हर बच्चा कहेगा सर रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, यानी सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखो भाई, आगे लिखा है सोलर एनर्जी प्लेज अ ह्यूज रोल इन द
कहाँ गया, एनर्जी सोर्सेज विच इज बच्चे कह रहा है कि एनर्जी सोर्सेज विच इज इनएग्जॉस्टिबल। रेस्टलेस मतलब बेचैन होता है, ठीक है, एनर्जी बेचैन तो होगी नहीं। यहां पे लिखा इनडिस्ट्रक्टिबल, ये तो होगा नहीं। इनएक्सटिंग्विजेबल, इन एग्जॉस्टिबल हो जाएगा पहला। और आपको ये बताता हूं, ये जो इनएक्सेस्टिबल है और रिन्यूएबल है, ये दोनों आपस में क्या है, सिनोनिम है। सिंपल सी बात है भाई, वो क्या कह रहा है, वो आपस में दोनों के दोनों क्या है बच्चे, सिनोनिम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहा है, वही तो कह रहा है ये जो एनर्जी होती है जो क्या होती है, इनएग्जॉस्टिबल होता है। इनएग्जॉस्टिबल मतलब एंडलेस होती है, यानी ये कभी खत्म ही नहीं हो सकती, ठीक है। ये एंडलेस होती है, कभी नहीं खत्म होगी, जब तक सूरज चांद रहेगा, पृथ्वी रहेगी और ये एनर्जी आजाद रहेगी, ठीक है। तो ये पहला हो जाएगा। अगला देखें आप तीसरा, सोलर एनर्जी प्लेज अ ह्यूज रोल इन द टिल्ट। टिल्ट मतलब बेटा झुकना होता है, झुकने का कोई लेना देना नहीं है। स्किप मतलब किसी चीज को छोड़ देना, ट्विस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, शिफ्ट, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपने कहा सर शिफ्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा, शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी, पर देयर से कैच रिसाइकलिंग सोलर पैनल इज ईदर नीदर मोर एवर या वेदर। आप कहोगे सर यहाँ नॉर लगा है, नॉर के साथ हम नीदर लगाते हैं, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ईदर के साथ और लगता है, वैसे नीदर के साथ नॉर लगता है, तो नीदर नॉर हो जाएगा। अगला देखेंगे आप लोगों, नेक्स्ट लिखा है लास्ट में, यहाँ पे फाइंड अ सॉल्यूशन नहीं होगा बेटा, ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक चीज देखना, फाइंड अ सॉल्यूशन टू रिसाइकल द पैनल इज क्या है हमारा, वर्ब है। वर्ब के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट में हम कौन सी फॉर्म लिख सकते हैं, आपने कहा जीरंड फॉर्म लिख सकते हैं। जीरंड फॉर्म क्या होती है, आपने कहा आईएनजी होती। फाइंडिंग, जैसे हम लोग बोलते हैं वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा, ये जो हमारी वॉकिंग है वो जीरंड फॉर्म है। जीरंड फॉर्म सब्जेक्ट के तरीके से काम करता है, क्योंकि इसका दूसरा नाम वर्बल नाउन होता है, और नाउन सब्जेक्ट के तरीके से काम कर सकता है। तो मैं यही बोलूंगा, फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू रिसाइकल द पैनल्स इज द नीड ऑफ द आर। यहाँ पे जरा गौर करो, अभी मैंने पढ़ाया था बच्चे नीड ऑफ द आर, सबसे ऊपर ये ईडीएम आया था, नीड ऑफ द आर, देखो मिल गया ना। तो जब आप चीज़ों को पढ़ोगे ना, आपको पढ़ने में मजा आएगा, हर चीज़ आपको मिलती जाएगी, दिखती जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि पूरा सारे बच्चों को तो समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार उम्मीद करता हूं 3 बजे का टाइमिंग 2 बजे कर दीजिए। अच्छा जी, ये तो खैर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारी टाइमिंग पहले से सेट हो जाती हैं। और आप लोगों से गुजारिश यही करूंगा कि अगर सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है अभी तक, तो सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा सारे के सारे लोग। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग। जरा गौर करिएगा बच्चे, यहाँ पे आपसे बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग पूछ रहा है। ये बेस्ट एक्सप्रेसेस मीनिंग का मतलब हो कि आपसे सिनोनिम पूछ रहा है। अबेंडन का मतलब क्या होता है, अबेंडन का मतलब होता है डेजर्टेड। यहाँ पे लिख लीजिएगा, डेजर्टेड का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरसेकन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जिससे आप लोग बोल सकते हो रिनाउंस। ये जितने भी वर्ड मैं आपको लिखवाता हूँ ना, ये कोई भी वर्ड आपने भूलना नहीं है, सारे के सारे वर्ड आपको लिखने ही लिखने हैं। ये मैंडेटरी है सारे बच्चों के लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। अगर कभी भी मान लीजिए आपके एग्जाम में अबेंडन वर्ड देता है और आपसे पूछता है कि अबेंडन का सिनोनिम क्या होगा, तो आप बताइएगा डेजर्टेड होगा, फॉरसेक होगा, रिनाउंस होगा या रिलिंक्विश होगा। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को क्या कर देना, त्याग देना, या उस चीज़ को छोड़ देना, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर पे आते हैं भाई, ट्राई नहीं होगा, ज्वाइन नहीं होगा, फॉरसेक आंसर हो जाएगा। लेकिन बच्चे एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिएगा सारे लोग, ये क्या वर्ड लिखा है, एडॉप्ट। एक इसी से मिलता जुलता वर्ड आता है एडेप्ट, और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड आता है एडाप्ट। ये तीनों मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा होता है जो इनको लेकर के कंफ्यूज होता है। देखिए एडॉप्ट का मतलब क्या होता है, एडॉप्ट का मतलब होता है भाई जब आप लीगली, सुनिएगा ठीक है, लीगली किसी व्यक्ति के, मतलब सुनिएगा मैं इसको लिख ही देता हूँ, जैसे लीगली जब आप किसी को एडॉप्ट करते हो, कहने का मतलब हो गया टेक अनदर पर्सन्स चाइल्ड। लीगली टेक, इसको लिख लीजिएगा एक बार, अनदर पर्सन्स चाइल्ड। यानी जब इंसान लीगली किसी व्यक्ति के बच्चे को क्या कर लेता है, एडॉप्ट कर लेता है, उसी को हम बोलते हैं एडॉप्ट, ठीक है। यानी उसको गोद ले लेना, जिसको आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो,
गोद लेना किसी को, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट मतलब क्या होता है, जो इंसान बिल्कुल दक्ष होता है किसी चीज़ में, कुशल होता है, या जिसको हम लोग बच्चे निपुण बोलते हैं। ये जो एडाप्ट होता है, एडाप्ट मतलब होता है चेंज, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफाई करना, यानी अनुकूल बनाना, खुद को क्या बनाना, किसी चीज़ के अनुकूल बनाना। तो प्लीज़ ये तीनों को भी ध्यान आप लोग रखिएगा। एडॉप्ट मतलब होता है गोद लेना, और ये जो अडेप्ट होता है इसका मतलब एक्सपर्ट होता है, निपुण होता है, दक्ष होता है, और ये जो एडाप्ट होता है, एडाप्ट का मतलब किसी चीज़ के खुद को अनुकूल बनाना, अपने आप को चेंज करना, ठीक है। अच्छा जी, अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, आगे बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्या है, फिर से अपने से पूछा है वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, यानी सिनोनिम पूछ रहा है। यहाँ पे फिक्टिशियस वर्ड लिखा हुआ है। देखिए फिक्टिशियस वर्ड का मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है जो चीज़ अनरियल होती है। आप कहोगे अनरियल का मतलब क्या हो गया, जो चीज़ इमेजिनरी होती है, ध्यान दीजिएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ जो चीज़ काल्पनिक होती है, यानी ऐसी चीज़ जो सही मायने में रियल ना हो, ट्रू ना हो, यानी जो काल्पनिक होती है, अनरियल होती है, अवास्तविक होती है, हम लोग उसे क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस। एक छोटी सी बात बच्चे ध्यान रखना, इसका सिनोनिम अगर पूछेगा तो ये आ ही सकता है। इसके अलावा कभी कभी ये दे देता है बोगस। आप कहोगे बोगस मतलब क्या होता है, मैंने कहा सैम। आपने कहा सैम मतलब क्या होता है, मैंने कहा फेक। मैंने कहा फेक मतलब क्या होता है, आपने कहा सर फाल्स। फाल्स मतलब क्या होता है, आपने कहा सर दैट इज काउंटरफीट। क्या होता है, काउंटरफीट। आप कहोगे सर इसका मतलब तो फर्जी होता है, इसका मतलब तो नकली होता है। जी बिल्कुल सही चीज़। आप एक चीज़ थोड़ा सा इमेजिन करिए, यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि अगर कोई चीज़ अनरियल है, कोई चीज़ इमेजिनरी है, अगर कोई चीज़ बच्चे काल्पनिक है, तो क्या वो रियल हो सकती है, नहीं। तो उसको हम पता है बोगस, फाल्स, काउंटरफीट, सैम या फेक भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ रियल होती है वो फेक तो हो नहीं सकती, राइट। जो चीज़ अनरियल होती है, इमेजिनरी होती है, वो फेक होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो या तो ये आ जाए या तो ये आ जाए, इसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा एग्जाम में। अगर यहाँ पे बात करूँ फैक्चुअल, देखिए फैक्चुअल क्या चीज़ होती है, फैक्चुअल होता है ट्रूथफुल। जो चीज TRUTHFUL, या जिसको हम लोग रियल बोल सकते हैं, ठीक है। जो चीज वास्तविक होती है उसको हम फैक्चुअल बोलते हैं। फैक्चुअल वर्ड बना है फैक्ट से, ठीक। अब आप कहोगे सर इमेजिनरी आंसर हो गया। कन्फर्म मतलब होता है भाई किसी को अश्योर करना, सुनिश्चित करना, ठीक है। जेन्युइन मतलब क्या होता है, जेन्युइन मतलब होता है ऑथेंटिक। आप कहोगे ऑथेंटिक मतलब क्या होता है, ऑथेंटिक मतलब होता है बच्चे बोनाफाइड, ठीक है। जो चीज़ क्या होती है, बिल्कुल रियल होती है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं इसके आंसर की बात करूंगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर है सबको। अगला देखिएगा, नेक्स्ट पे आएंगे। एंटेनिम पूछ रहा है गिवन वर्ड का, दैट इज डिमिनिश। देखिए डिमिनिश का मतलब क्या होता है, डिमिनिश का मतलब होता है कम करना, किसी चीज को क्या करना, आपने कहा सर कम करना। जैसे ही कम करना मैंने बोला, तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा बड़ा आसान सा वर्ड, दैट इज डिक्रीज। अगर डिक्रीज नहीं होता है तो आप सबको पता है भाई रिड्यूस होता है। अगर रिड्यूस नहीं आता है तो आपको पता है लेसन आता है। अगर लेसन नहीं आता है, यहाँ पे देखिए एक वर्ड आता है डिमिनिश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये सब होते हैं इसके सिनोनिम। अब आप कहोगे सर यहाँ पे देखिए एक चीज लिखी गई है, ऐड मतलब तो जोड़ना होता है, ये तो होगा नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे इनलार्ज लिखा है। आप कहोगे सर इनलार्ज मतलब होता है ऑगमेंट। मैं कहूँगा ऑगमेंट मतलब क्या होता है, तो बिल्कुल आसान वर्ड में आप बोल दोगे सर इसका मतलब होता है इंक्रीज करना, किसी चीज़ को बढ़ाना। मैंने कहा और बताइए, तो आपने कहा सर इसका मतलब एस्केलेट होता है। एस्केलेट, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, आपने कहा सर मैग्नीफाई बोल सकते हैं। मैग्नीफाई नहीं बोलोगे तो आप क्या बोल सकते हो, आपने कहा सर एम्पलीफाई बोल सकते हैं। अगर एम्पलीफाई नहीं आता है, हम मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, मल्टीप्लाई हो गया। या एक वर्ड और आता है दैट इज कंपाउंड, इनका मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। तो आप लोग गौर करिएगा, कभी भी अगर आपके एग्जामिनेशन के अंदर अगर पूछ दे भाई इनलार्ज का सिनोनिम क्या होगा, तो आप कंपाउंड, मल्टीप्लाई, एम्पलीफाई, मैग्नीफाई, ऑगमेंट, इंक्रीज, एस्केलेट या इंटेंसीफाई भी बोल सकते हैं, किसी चीज़ को इंक्रीज करना। तो अगर मैं इधर बात कर रहा हूँ डिक्रीज करने की, तो इधर हो जाएगा इसका आंसर इनलार्ज, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आप कहोगे सर सबसाइड मतलब क्या होता है, सबसाइड का मतलब क्या होता है बच्चे, यहाँ पे देखिएगा, इसका मतलब होता है बिकम लेस वायलेंट। आप कहोगे बिकम, बिकम मतलब हो जाना, लेस मतलब कम, वायलेंट मतलब हिंसक, यानी कोई चीज़ जो औसत होती है, बहुत ज़्यादा हिंसक ना हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना हो। तो आप इसको एक वर्ड में लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं मॉडरेट, जिसको हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं, आपने कहा सर इसको हिंदी में बोल सकते हैं औसत। तो अगर कभी भी आपसे सबसाइड का मतलब पूछे तो आप बताइएगा मॉडरेट या औसत, जिसको हम एवरेज बोलते हैं। अब आपसे कभी ईज वर्ड दे दे, ईज, EASC, इसका मतलब क्या होता है, फ्रीडम फ्रॉम। जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चे, मैंने कहा फ्रीडम
फ्रॉम, आप कहोगे फ्रीडम मतलब मैंने कहा आज़ादी, किससे, फ्रॉम डिफिकल्टी, ठीक है, डिफिकल्टी मतलब मुसीबत, या पेन, पेन मतलब दर्द। तो आपने कहा सर जब किसी इंसान को दर्द से या मुसीबत से आज़ादी मिल जाती है उसको हम ईज कहते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे सारे के सारे वर्ड आपके तैयार हो गए। क्या क्या बच्चे, अगर डिमिनीज का सिनोनिम पूछेगा तो ये हो गया। आपसे देखिए अगर कभी सबसाइड का मतलब पूछेगा तो मॉडरेट यानी औसत हो गया। कभी आपसे ईज का मतलब पूछेगा तो आपने कहा फ्रीडम फ्रॉम डिफिकल्टी या पेन, दर्द से या मुसीबत से छुटकारा पा जाना, ये भी हो गया। इनलार्ज के हमने यहाँ पे सिनोनिम लिख दिए आपके लिए, ठीक है। इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया, एंटोनिम इनलार्ज होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा आप सभी लोग, अगला क्या कहता है, लिखा हुआ है कि फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड। अब वर्ड क्या है, परसिक्यूट। देखो यहाँ पे प्रोसिक्यूट नहीं लिखा हुआ है, प्रोसिक्यूट होता है याचिकाकर्ता, ठीक है, जो आपने कोर्ट केसेस वगैरह में सुना होगा। ये परसिक्यूट है, परसिक्यूट का मतलब होता है इल ट्रीट करना। आप कहोगे इल ट्रीट मतलब किसी को मैल ट्रीट करना, मैल ट्रीट करना मतलब किसी को गाली देना, या आप कह सकते हो मिसबिहेव करना। तो इसमें से आपको सब ऑलरेडी पता रहा होगा, किसी को इल ट्रीट करना, मैल ट्रीट करना, अब्यूज करना, मिसबिहेव करना, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना। अगर आप मैं हैरेस की बात करूं तो हैरेस तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। एनॉय भी इसका सिनोनिम ही हो जाएगा, मॉलेस्ट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। इनकरेज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इनकरेज मतलब क्या होता है बच्चे, किसी को मोटिवेट करना। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए आपसे एंटोनिम पूछ रहा है तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखिएगा सभी लोग क्या कहता है, कह रहा है कि एन अम्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। जरा गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अम्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो ये पोएजी जो वर्ड लिखा है इसका मतलब होता है पोयम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू लिटरेचर, यानी जो साहित्य होता है, जो साहित्यिक हम जिसको बोलते हैं, पोयम बोलते हैं, पोएट्री बोलते हैं, उससे संबंधित। लीजेंड तो आपको पता है। बॉलसी की बात करते हैं बच्चे, बॉलसी का मतलब होता है डिटरमाइंड, ठीक है, डिटरमाइंड। जो लोग बिल्कुल दृढ़ निश्चयी होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग टेनेसियस बोलते हैं। टेनेसियस के अलावा एक वर्ड बोलते हैं दैट इज रेजोल्यूट, इसको भी ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने आपसे ये बोला बॉलसी वुमेन, यानी ये जो औरत है कैसी औरत है, बॉलसी है। बॉलसी का मतलब बहुत ही ज़्यादा दृढ़ निश्चयी है, बहुत ही ज़्यादा टेनेसियस है, बहुत ही ज़्यादा रेजोल्यूट है। मतलब किसी चीज़ को लेकर के अगर आपने संकल्प कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया तो अब पीछे नहीं हटना है, उसी को हम बॉलसी बोलते हैं। आप कहोगे सर एनेक्डोट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टोरी अबाउट रियल इंसिडेंट, स्टोरी अबाउट रियल इंसिडेंट, यानी कोई भी जो वास्तविक घटना होती है उसके ऊपर जो कहानियां बनती हैं, जिसको हम लोग स्टोरी बोलते हैं, जिसको हम लोग नरेटिव बोलते हैं, उसे हम एनेक्डोट बोलते हैं। तो यहाँ हमसे बोल रहा है कि भाई अम्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो इससे संबंधित आंसर हमारा चौथा हो जाएगा। बाकी ये जो दो मीनिंग थी जो आपको नहीं पता थी वो भी मैंने आपको बता दी। बताइए क्लियर है यहाँ पे सारे बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, अगला देखिएगा। कह रहा है कि वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, बट एक ऐसे इंसान को हम क्या बोलेंगे जो गलती करता ही नहीं है। आप कहोगे सर इनफैलिबल होता है। इनफैलिबल मतलब होता है जो फ्लॉलेस होता है, फ्लॉलेस, या आप बोल सकते हैं फॉल्टलेस, FAULTLESS, फॉल्टलेस, या जिसको हम लोग बोलते हैं भाई एरर फ्री, ठीक है। आप जिसको बोल सकते हो तरीके से इम्पैकेबल, ये वर्ड आपने सुना होगा, इम्पैकेबल। एक मूवी आई थी कबीर सिंह, जब उसमें उस एक्टर का इंट्रोडक्शन दिया जाता है यानी शाहिद कपूर का, जब वो बोलता है तो कहता है इम्पैकेबल रिकॉर्ड। तो इम्पैकेबल का मतलब होता है जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जिसमें किसी तरह की कोई त्रुटि ना हो, एरर फ्री, फ्लॉलेस या फॉल्टलेस। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपने कहा सर फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। इनलाइनमेंट मतलब क्या होता है बच्चे, देखो कहते हैं ना इनलाइटन, इनलाइटन मतलब होता है एक तरीके से हम कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल। आप कहोगे सर इंटेलेक्चुअल मतलब क्या होता है, यानी भाई बौद्धिक हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग नॉलेज बोल सकते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं जागरूक, अवेयर। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर के अगर आप जागरूक हैं, अवेयर हैं, आपके अंदर नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, इंटेलेक्चुअल हो आप, तो उसे हम इनलाइटमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल भाई सबको पता है, ठीक है। बात है ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट का मतलब होता है बच्चे प्रेजेंट एवरीवेयर। एक ऐसा इंसान
जो हर जगह उपस्थित हो सकता है, या कोई ऐसी चीज, इंसान की ही बात नहीं हो रही है, कोई भी ऐसी चीज जो हर जगह उपस्थित हो उसे हम ऑमनी प्रेजेंट कहते हैं। जैसे गॉड का एग्जांपल ले लेते हैं तो कहते हैं कि भगवान हर जगह पे उपस्थित है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑमनीपोटेंट। ऑमनीपोटेंट मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। तो आपने यहाँ पे देखा कि आपका आंसर तो मिल गया, ये आपका पहला आंसर था। उसके अलावा ये दोनों की मीनिंग भी आप सभी बच्चे लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा भाई, लिखा है जॉन्डिस्ड आई। अब देखिए जॉन्डिस आई ये आपका एक ईडियम है, इस ईडियम का मीनिंग बताना है। अब जॉन्डिस आई का मतलब ये मत समझिएगा कि पीलिया, ठीक है उससे रिलेट मत करिएगा बच्चे। देखो जॉन्डिस आई मतलब क्या होता है ना, जो इंसान बायस्ड होता है या जो इंसान पार्सल होता है, ठीक है। कहने का मतलब भैया जो पक्षपात करता है, ठीक है, ये एक नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। इस बात को सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। कैसे? जब मैंने आपसे बोला कि अगर कोई बायस्ड है, कोई पार्सल है, यानी अगर कोई ऐसा इंसान जो पक्षपात करता है, तो पक्षपात करने वाला कभी भी फेयर काम नहीं कर सकता। वो कैसा काम करता है? आप कहोगे सर अनफेयर काम करता है, मतलब एक तरीके से किसी ऐसी चीज को लेकर के वो पक्षपात करेगा, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। तो आप कहोगे यहाँ पे टास्क और एक्टिविटी दैट हैज नो होप ऑफ सक्सेस, नहीं जी। यहाँ पे इन अ नेगेटिव, देखिए इन अ नेगेटिव और अनचैरिटेबल लाइट, तो यहाँ पे देखिएगा नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। प्रेज करने की बात नहीं हो रही है, हाई स्पिरिट्स की भी बात नहीं हो रही है, दोनों पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं, ये वैसे भी नहीं हो सकता। तो आपका दूसरा बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। अगला देखिएगा, नेक्स्ट लिखा है टू फ्रेम अ पर्सन। जरा इसको देखिएगा, टू फ्रेम अ पर्सन का मतलब क्या होता है ये जरा बताने की कोशिश करिएगा। इसका मतलब होता है मेक गिल्टी समवन। मैं आपको समझाता हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा। पहले लिख लीजिए मेक गिल्टी समवन। देखिए जी, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी इंसान को फंसा देते हैं, जैसे चाहे वो दोषी हो चाहे ना हो, मतलब वो बिल्कुल निर्दोष है, बिल्कुल इनोसेंट है, लेकिन उसके खिलाफ क्या करते हैं, सबूत इकट्ठा करते हैं जो कि झूठे होते हैं, और झूठे सबूतों से उसको फंसा दिया जाता है, तो किसी को अपराधी घोषित कर दिया जाता है। उसी को बोलते हैं टू फ्रेम अ पर्सन। तो यहाँ पे टू बी फूल समवन ये नहीं होगा, प्रेज समवन नहीं होगा, नैरो एस्केप नहीं होगा बच्चे, ये हो जाएगा टू मेक वन अपीयर गिल्टी, यानी किसी को अपराधी घोषित कर देना झूठे बयान से, झूठे सबूतों से, झूठे गवाही से, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। या तो ऐसे लिख लीजिए या तो ऐसे लिख लीजिए। अगला देखेंगे सारे के सारे क्या कहता है, डोंट कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन। ये देखिएगा जो लिखा हुआ है आपका प्रोवर्ब है। इस कहावत का मतलब क्या होता है, देखिए किसी ऐसे इंसान को, जैसे कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बजा हुआ भैंस खड़ी पगुराए। अगर आप गांव से होंगे तो ये कहावत आपने कभी सुनी होगी। मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि मान लीजिए एक ऐसा इंसान जिसको सही चीज़ों की वैल्यू नहीं है, तो उसको वो चीज़ आप मत सौंपिए, ठीक है। अगर वो उस चीज़ की वैल्यू नहीं पता, उसको उस चीज़ की वर्थ नहीं पता है, तो आपको वो चीज़ उस इंसान के सामने रखनी ही नहीं चाहिए, बोलनी ही नहीं चाहिए। तो आप यहाँ कहोगे कि सर डोंट ऑफर समथिंग वैल्यूएबल टू समवन हु डजेंट वैल्यू इट, ठीक है। तो किसी ऐसे इंसान को वैल्यूएबल चीज़ ऑफर ही मत करिए जो इसकी वैल्यू ही नहीं करता या इसकी वैल्यू जानता ही नहीं है। ये आप अपनी ज़िंदगी में भी देख सकते हैं। मैं आपको सलाह है मेरी कि कोई इंसान जो आपकी वैल्यू नहीं करता, आपके प्यार की या फिर आपके फीलिंग्स की, आपके इमोशंस की, तो कभी भी आपको उसके सामने झुकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सेकेंड वन इज़ द करेक्ट आंसर। दूसरा अगले की बात करेंगे भाई। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे लिखा है अ वायलेंट आर फोर्सफुल फ्लो ऑफ फ्लूइड, ठीक है। अब देखो अगर मैं वायलेंट फ्लूइड की बात कर रहा हूं, यानी एक एक करके बताता हूं, ये होता है हैमलेट, एक छोटा सा गांव, स्मॉल विलेज। प्लीज जब मैं आपको पढ़ाया करूं ना, आप मन में बोलते चला करो, ठीक है। मैंने कहा स्मॉल विलेज, छोटा सा गांव, विदाउट चर्च, जहां पे चर्च नहीं होता, ठीक है। तो आपके दिमाग में भाई एक पिक्चर आ गई होगी कि ऐसे गांव की बात कर रहा हूं जहां पे चर्च नहीं है, ठीक है। बेबी मतलब क्या होता है, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ सिमिलर थिंग्स। एक जैसी चीज़ों का जो समूह होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपने कहा सर बेबी बोलते हैं। एक जैसी, देखो लिखा है ना अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों का समूह, ऑफ सिमिलर थिंग्स, एक जैसे चीज़ों का जो बड़ा समूह होता है उसी को हम बोलते हैं बेबी। आपने कहा सर स्ट्रीम क्या होता है, बच्चे स्ट्रीम होता है स्मॉल नैरो रिवर, अ स्मॉल नैरो रिवर। आप कहोगे सर नैरो मतलब क्या होता है, नैरो मतलब होता है सकरा। आपने नदी देखी होगी, जैसे ऐसे नदियां देखी होगी ना, ऐसे ऐसे बहती हैं इतने में ही, ठीक है, पतले में, तो ये हमारा स्ट्रीम होता है। लेकिन ये जो टॉरेंट होता है, टॉरेंट होता है स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम ऑफ वाटर, अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम
स्ट्रीम मतलब बच्चे धारा, धारा, ठीक है। और आगे लिख लीजिएगा ऑफ वाटर, यानी आपने देखा होगा कि जब डिल्यूज लिखता हूं, डिल्यूज मतलब क्या होता है, फ्लड, FLOOD। आपने देखा होगा जब बाढ़ आ जाती है, ठीक है, डिल्यूज या फ्लड, जब बाढ़ आती है तो बाढ़ में बिल्कुल मतलब जो बारिश होती है, रेन हैवली रेन, हैवी रेन, तो आपने देखा होगा भारी मात्रा में वर्षा होती है और पानी बहुत ज्यादा बहता है, तो उसको हम टॉरेंट बोलते हैं। तो स्ट्रीम जो होती है ना, इसकी धारा बड़ी मध्यम मध्यम होती है, सकरी होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वायलेंट या फोर्सफुल फ्लूइड की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टॉरेंट, यानी फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखिए, आई आस्क्ड द वॉचमैन, मैंने वॉचमैन से पूछा टू गिव मी एनी वाटर एज आई वॉज वेरी थर्स्टी। ग्रामेटिकल एरर बता रहा है। यहां पे बच्चे एक बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, एक होता है एनी और दूसरा होता है सम। एनी के लिए ध्यान रखिएगा ये आप नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हो, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा इसका यूज आप कहाँ करते हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी यूज करते हैं, नेगेटिव या इंटरोगेटिव। इसका यूज आप कहाँ करते हो, आपने कहा सर इसका यूज हम करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। अब मैं आपको 3 सेंटेंस दूंगा और उन 3 सेंटेंस को अगर आप फिल कर दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया। जैसे मैंने आपसे पहला कहा आई डोंट हैव, और यहाँ पे ब्लैंक दिया और मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपीरियंस, ठीक है। अब आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा। मैंने कहा आई हैव एक्सपीरियंस, नेक्स्ट लिखा मैंने डू यू हैव, और मैंने यहां पे लिखा एक्सपीरियंस, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपको इसको फिल करना है, तो आप देख करके ही बता दोगे सर यहाँ पे आपने डोंट लिखा हुआ है, यानी नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या लिखेंगे, आपने कहा सर एनी लिखेंगे, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। आपने यहाँ पे देखा सेंटेंस हमारा किससे शुरू है, आपने कहा सर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आप यहाँ क्या लिखोगे, आपने कहा सर एनी लिखेंगे। आपने यहाँ कहा कि आई हैव एक्सपीरियंस, अच्छा यहाँ पे ये मत लगाइए, ये क्वेश्चन मार्क, आई हैव एक्सपीरियंस, यानी ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आपने कहा सर अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या लगेगा, आपने कहा सर यहाँ पे सम लगेगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपने कहा मैंने वॉचमैन से पूछा टू गिव मी, मुझे देने के लिए, एनी वाटर नहीं होगा बच्चे, यहाँ पे सम वाटर हो जाएगा, एनी का कोई यूज नहीं होगा, एज आई वॉज वेरी थर्स्टी। तो मैंने देखिए एनी और सम को आपको ब्रीफ भी कर दिया। यहाँ पे अगर जिन बच्चों को पहले से जानकारी नहीं रही होगी तो उनको यहाँ पे सीखने को भी मिल गया एनी और सम का यूज क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा दूसरे में। अगला देखेंगे आप सभी लोग क्या कहता है, मोस्ट ऑफ लियो टॉलस्टॉयज वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड टू हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस। देखो जी यहाँ पे टू लिखा हुआ है, देखो बच्चे टू का यूज हम करते हैं ना एक तरीके से डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन मतलब क्या होता है, आपने कहा सर डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। जैसे मैंने आपसे कहा ही वेंट टू स्कूल, वह कहाँ गया, आपने कहा स्कूल गया, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है वो स्कूल की तरफ गया होगा, स्कूल की दिशा में गया होगा। तो यहाँ पे मैं बात डायरेक्शन की कर रहा हूँ तो डायरेक्शन के लिए टू। लेकिन बच्चे हमेशा ध्यान रखना ये जो आपका इनटू होता है ना, इनटू का यूज देखिए, एक तो हम करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, किसके लिए करते हैं, आपने कहा सर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा दूसरा हम किसके लिए करते हैं पता है, इसका यूज हम इनवर्ड मोशन के लिए भी कर सकते हैं। आपने कहा सर ये इनवर्ड मोशन क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा कि ही jumped into the river। अच्छा एक बात बताइए, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और ये मान लीजिए नदी की धारा बह रही है, अगर ये इसमें कूदेगा, ठीक है, तो ये कहाँ आएगा, आपने कहा नीचे आएगा, इनवर्ड आएगा। अब मोशन करते हुए आएगा ना, इनवर्ड मोशन, ऐसे मोशन करते हुए अंदर जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके लिए हमने क्या यूज कर लिया, आपने कहा इनटू, और मैंने एक बात बोली आपसे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जैसे बच्चे आपने कहा ना इंग्लिश इनटू हिंदी, ठीक है, ट्रांसलेट इट इंग्लिश इनटू हिंदी। तो जब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं या आप दूध से दही बना देते हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया पूरा का पूरा। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम इनटू का यूज करते हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा सारे बच्चों को, ठीक है,
ये चीज़ कि अब जैसे मैं आपको जब यहाँ पे पढ़ा रहा होता हूँ तो पढ़ाते समय मेरी कोशिश यही रहती कि मैं थोड़ा सा एडिशनल सिखा पाऊँ। अगर आप सीधा सीधा उत्तर चाहते हैं, मेरे से आंसर चाहते हैं, तो आप मुझे वो भी बता दीजिए। लेकिन अगर आपको कोई ऐतराज़ नहीं है कि जब सर आप पढ़ाते हो तो जैसे आपने टू का मतलब बता दिया डायरेक्शन के लिए, आपने इनटू का मतलब बता दिया इनवर्ड मोशन और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अगर इस तरीके से आपको कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 मिनट का मुझे एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं समझाने के लिए, तो बच्चे पढ़ने में मजा भी आएगा। बाकी आप जो बोलोगे मैं उस तरीके से चीज़ें कर दूंगा, ठीक है। अब सुनिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपने सामने, अच्छा यहाँ पे बच्चे बाकी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, बिसाइड्स का मतलब होता है एडिशनल, ठीक है। एडिशनल, एडिशनल मतलब होता है अतिरिक्त। जब हम किसी अतिरिक्त की बात, जैसे मैं बोलूँ बिसाइड्स इंग्लिश आई कैन टीच साइंस, मतलब इंग्लिश के अतिरिक्त, इंग्लिश के अलावा मैं साइंस भी पढ़ाता हूँ या पढ़ा सकता हूँ। फ्रॉम का यूज़ हम करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, ओरिजिन उत्पत्ति के लिए। जैसे मैंने बोला दिस क्लास स्टार्ट्स मंडे टू संडे, ठीक है। फ्रॉम मंडे टू संडे, यानी मंडे से शुरू होती है संडे तक चलती है। अब फॉर का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, फॉर का यूज़ हम पर्पस बताने के लिए करते हैं, उद्देश्य बताने के लिए करते हैं। जैसे मैंने कहा द ड्राउनिंग मैन साउटेड फॉर हेल्प, डूबता हुआ आदमी चिल्लाया, किसके लिए, मदद के लिए। क्या पर्पस था चिल्लाने का, मदद, यानी फॉर लगा दिया। तो देखो ये तीनों हो गया, वैसे तो आपका आंसर ही हो गया तीसरा, ठीक है। आगे बात समझ में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे, देखो एक एक करके देखेंगे। विसिनिटी मतलब क्या होता है, विसिनिटी मतलब होता है एरिया, एरिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजन, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्षेत्र, क्या बोलते हैं, क्षेत्र, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे विगोरस, विगोरस मतलब होता है स्टर्डी, स्टर्डी मतलब क्या होता है, आपने कहा रोबस्ट, रोबस्ट मतलब क्या होता है, आपने कहा सर स्ट्रॉन्ग, मतलब जो व्यक्ति हेल्दी होता है, यानी हेल्दी होता है, स्ट्रांग होता है, रोबस्ट होता है, स्टर्डी होता है, यानी स्वस्थ होता है, उसको हम विगोरस बोलते हैं। आप कहोगे सर यहाँ पे जो विलेन, विलेन तो सबको पता है, मतलब हु हार्म अदर्स, जो दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, जो गुंडा होता है उसको बोलते हैं। आप कहोगे सर यहाँ वेटरन हो जाएगा, VETERAN, ठीक है। वेटरन मतलब क्या होता है, आप कहोगे वेटरन का मतलब होता है सर ग्रैंड मास्टर, ठीक है। वेटरन मतलब क्या होता है, आपने कहा ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर मतलब क्या हो गया, हु हैड अ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो, बहुत लंबे समय से काम कर रहा हो। जैसे धोनी क्रिकेट में आप ले लीजिए, जैसे जय को इंग्लिश एजुकेटर में ले लीजिए पढ़ाते हुए, सॉरी मैंने अपनी खुद से तारीफ कर दी, माफ़ करिएगा, मुंह से निकल गया, फिसल गया। तो यहाँ पे हो गया ग्रैंड मास्टर, समझ गए आप लोग, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिएगा भाई, भाई अब क्या यहाँ पे चल रहा है आप लोगों का, चलिए आगे बात समझ में, आगे देखिएगा। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे अच्छा एक एक देखिएगा। यहाँ पे बच्चे वर्ड लिखा हुआ स्टॉल वर्ड, स्टॉल वर्ड मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति देखिए जो लॉयल हो, यानी रिलायबल हो, ठीक है, लॉयल हो, रिलायबल हो, या जिसको हम बोल सकते हैं भाई ऑनेस्ट हो, ठीक है। उसके साथ हम ये भी बोल सकते हैं जो भाई हार्ड वर्किंग हो। ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम स्टॉल वर्ड बोलते हैं। बच्चे फिर से सुनना, जो इंसान लॉयल हो, जिस पर रिलायबल हो, जिस पर भरोसा किया जा सके, जो ईमानदार हो, जो हार्ड वर्किंग हो, उसी को स्टॉलवर्ट कहते हैं। ये देखिए स्टैट्यूटरी जो वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, कंट्रोल्ड बाय लॉ, कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड मतलब आपने कहा नियंत्रण करना, बाय लॉ यानी नियम के द्वारा, यानी जब आप लॉ के द्वारा, रूल के द्वारा किसी चीज़ को नियंत्रण करते हैं, उसी को हम स्टैट्यूटरी बोलते हैं। आप कहोगे सर स्पेसिफाई तो बहुत बार हमने सुना है, स्पेसिफाई मतलब होता क्या है, आइडेंटिफाई समथिंग क्लियरली, आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करने का मतलब पहचान करना, ठीक है। किसी चीज़ को बिल्कुल स्पष्ट रूप से, जब आप किसी चीज़ की पहचान बिल्कुल स्पष्ट रूप से करते हो, आइडेंटिफाई समथिंग क्लियरली, स्पेसिफाई। स्ट्रैटेजी की स्पेलिंग आप सभी बच्चों को पता ही होगा, ठीक है। यहाँ पे ए की जगह क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, स्ट्रैटेजी। क्लियर है सबको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है बच्चे, आई हैव गॉट द स्पेयर टिकट फॉर द कंसर्ट टू नाइट। गौर से देखिएगा, आई हैव गॉट द स्पेयर टिकट, टिकट क्या है, आपने कहा सर नाउन है, ठीक है जी। ये स्पेयर क्या है, स्पेयर का मतलब
एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा। जरा गौर करेंगे, यहाँ पे ये नाउन है, उस नाउन के लिए हम ए का यूज करेंगे, द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि द का यूज हम करते हैं डेफिनेट के लिए और ए एन का यूज करते हैं इनडेफिनिट नाउन के लिए। तो यहाँ पे कोई डेफिनेट सेंस नहीं है। आई हैव गॉट अ स्पेयर टिकट फॉर द कंसर्ट टू नाइट, तो आज की रात के कंसर्ट के लिए मेरे पास एक एक्स्ट्रा जो है टिकट है। ठीक है, तो आ लिख दीजिए, आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, अगला देखिएगा, द सर्वेंट गर्ल वॉज मेड टू डू द होल वर्क। बच्चे एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये जो आपकी मेक वर्ब होती है ना, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसका आप एक्टिव वॉइस बनाते हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा, रुक जाइए मैं दोनों चीज़ें आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। ठीक है, जैसे मैंने आपसे ये कहा कि ही मेड हर क्राई, उसने उसको रुला दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट लिखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा, ये आपका एक्टिव वॉइस है। लेकिन अगर कभी भी आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये जो हम लिखते हैं मेड, इसके बाद हम टू लिखते हैं और वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं, पहली फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए सर्वेंट गर्ल, ये आपका सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, तो ऑब्वियस सी बात है अगर वाज या वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस में है, आपने कहा पैसिव। जब हम मेक का पैसिव बनाते हैं तो टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म लिखी जाती है और टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है। एक्टिव में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखी गई है तो नो इम्प्रूवमेंट, यानी कोई गलती नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में। अगला देखिएगा भाई, नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। अब देखिए जब भी बात आती है पैसिव वॉइस बनाने की तो पैसिव वॉइस में आपको कुछ नहीं करना है सर। आप देखिए यहाँ पे क्या है, वाज, वाज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, आपने कहा सर आईएनजी फॉर्म। आप देखो ये क्या हुआ, आपने कहा सर ये एक्टिव वॉइस हुआ। ठीक है, अब अगर ये एक्टिव वॉइस है तो इसका पैसिव क्या रहेगा, आप कहोगे सर वाज या वर्ब के बाद देखो बीइंग आएगा और बीइंग के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आपने कहा थर्ड फॉर्म आएगी, ये आपका पैसिव हो जाएगा। कहने का मतलब बच्चे बहुत ही सिंपल चीज़ है, वो ये है कि अगर वाज और वर्ब के बाद आईएनजी एक्टिव है तो वाज वर्ब के बाद बीइंग लगा के थर्ड पैसिव। तो यहाँ पे जरा देखो, वाज के बाद बीइंग आया, यहाँ वर्ब के बाद बीइंग आया, ये आर है पहले काट दो, इज है इसको काट दो। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, हमारा लिखा क्या गया है, एक्ट्रेसेस, यानी आपका नाउन किस में है, आपने कहा प्लूरल। अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, तो पहला फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, यानी ए। वाज बीइंग नहीं होगा, कारण क्या है, क्योंकि यहाँ देखिए सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल होगा तो वर लगेगा, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो वाज लगेगा। यहाँ सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है, देखिए ना, तो यहाँ पे वर लगाइए, वाज मत लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सी वाज कॉट बाय द पुलिस फॉर डैमेजिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी। एक्टिव वॉइस की बात हो रही है बच्चे। देखो यहाँ पे वाज के बाद क्या आया, आपने कहा थर्ड फॉर्म। अगर वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो ये आपका किस में है, आपने कहा पैसिव में है। अगर ये पैसिव में है तो एक्टिव क्या रहा होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म एक्टिव रहा होगा, ये आपका एक्टिव होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, आपने कहा पैसिव होगा, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ढूंढिए। आप कहोगे सर ये वर है हटाइए, हैज़ है हटाइए, यहाँ पे कैचेस है हटाइए, ये तीसरा देखिए, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, यानी सी। एक लड़का क्या कह रहा है, आवाज नहीं आ रही है, भांग खा के आया क्या बच्चा है, अजीब लोग हैं, कितना सूखा नशा करता है रे, कब से पढ़ा रहे हैं, बैटरी यहाँ पे फुल दिखा रही, वहां पे फ्रीक्वेंसी चल रही, कह रहा आवाज नहीं आ रहा है। नशा मुंह से करता है कि कान से बेटे, इधर आ। अगला देखो, जोजी आस्क्ड लीजी नॉट टू सिट देयर। बच्चे क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है, सुनना मेरी बात को ध्यान से। ठीक है, मैंने कहा द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा डोंट ईट राइस, चावल मत खाइए। ठीक है, अच्छा जी एक बात बता दीजिए मुझे, आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मेरी बात को बच्चे ध्यान से सुनिएगा। ये जो लिखा हुआ है वो आपका डायरेक्ट स्पीच है। आप देखते हो मैं 2-2 घंटे गर्मी में पढ़ाता हूँ, मेरे चेहरे पे आपको पसीना दिख रहा होगा, पूरा कमरा बंद है, मुझे किसी तरह का नशा नहीं है, लेकिन ये देखो सूखे। यहाँ पे बच्चे देखो, ये डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। डॉक्टर ने मरीज से कहा डोंट ईट राइस, आप चावल मत खाइए। आपको पता है ये कैसा सेंटेंस है, आपने कहा सर ये इंपरेटिव सेंटेंस है।
मैं कहूँगा आपको कैसे पता चल गया, क्या आप अंतर्यामी हैं, आपको पता चल गया इम्परेटिव है? कहेगा नहीं सर। आप देखिए, अगर कोई डॉक्टर जो है पेशेंट से कहेगा तो इसका मतलब वो एडवाइस दे रहा है उसको, और जहाँ पे सर एडवाइस आ जाता है, जहाँ पे सजेशन आ जाता है, जहाँ पे ऑर्डर आता है, जहाँ पे रिक्वेस्ट आता है, वो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। तो कहेगा एक काम कर दीजिए, अगर आपको पता चल गया इम्परेटिव सेंटेंस है तो इसको बदल दीजिए, सेट टू को यहाँ पे एडवाइस लिख दीजिए, द डॉक्टर एडवाइस द पेशेंट। ठीक है, अच्छा जी। अब कहो, बच्चा कहेगा अच्छा सर अगर आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हो तो डोंट का क्या करोगे? मैं कहूँगा डोंट का बच्चे नॉट टू में बदल दो, नेगेटिव है ना, नॉट टू ईट राइस, इसको ऐसे लिख दो, ये सही हो जाएगा, राइट। अब बच्चा कहेगा सर ये नॉट टू है, तो नॉट टू का हमें क्या लिखना पड़ेगा? डोंट। देखो डोंट कहाँ है, यहाँ डिड नॉट है, यहाँ डज नॉट है, यहाँ नॉट टू है, डोंट यहीं पे। सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात क्लियर है सबको? बता दो भाई, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, अगला देखेंगे। दे प्रेड दैट हिज सॉल माइट रेस्ट इन पीस, डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, देखो डायरेक्ट स्पीच इसको बनाना है आपको। कैसे बनाओगे बच्चे डायरेक्ट स्पीच? कुछ मत करो ना, यहाँ क्या है, आपने कहा सर माइट है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता बाबा, एग्जाम में आपने इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि फटाफट देखिए। ठीक है, माइट का क्या होएगा? आपने कहा सर मे होएगा, मे का ही माइट बनता है, तो लड़का कहेगा कैन हटा, कुड हटा, माइट हटा, मे लगा, यानी तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में आप लोगों को? अगला देखिएगा, आते हैं यहाँ पे, अब आते हैं क्लोज टेस्ट पे। क्लोज टेस्ट पे आ गए हैं, अभी 36 मिनट हुआ है। ठीक है, अब वो लड़का कहाँ गया जिसने इसके पहले नशा करके आया था? वो कह रहा है कि इसी तरीके से चलेगा तो लगता है 7:30 बजेगा। अबे बेवकूफ़, यहाँ पे देखो 20 क्वेश्चन कर गए, 21 क्वेश्चन पे आ गए, और सारे क्वेश्चंस को इस फ्लो और स्पीड में किया गया है कि हर बच्चे को समझ में आया होगा। स्पीड भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, हर चीज़ को प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया, चाहे वो आपका इम्प्रूवमेंट हो, चाहे आपका एरर वाला पार्ट हो, चाहे आपकी वोकैबलरी हो। ठीक है, तो कहने से पहले ये है, ठीक है, कि पहले तो सोच लो कुछ क्या कह रहे हो। अब बच्चे आओ, यहाँ पे क्या है कि मैं एक ही चीज़ कहता हूँ आपको, बिल्कुल सही और सटीक अप्रोच में सिखाता हूँ। जरा आइए यहाँ पे कैसे। पहला मैं कहता हूँ आप सभी लोगों को कि यू हैव टू रीड द पैराग्राफ अटेंटिवली। ठीक है, पहला मेरा यही रहता है कि आपको कुछ नहीं करना है, कि आप सबसे पहले पूरे पैराग्राफ को पढ़िए, पढ़ करके इसके कॉन्टेक्स्ट को समझिए, इसके थीम को समझिए, या मैं कह सकता हूँ भाई इसके टोन को आप समझो। ठीक है, ये आपको समझना है यहाँ पे। अब जैसे लिखा हुआ ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल महात्मा गांधी ट्राइड टू ब्रिंग वेरियस कम्युनिटीज। आप बच्चे ये देखो, कहानी आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी। जब फ्रीडम की बात थी, यानी जब देश को आज़ाद करने की बात थी, तो उस समय महात्मा गांधी जितने भी कम्युनिटीज़ थे उनको एक साथ लाने की वो कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है एकता में ही जीत है। अगर हमारे यहाँ इतने फेथ्स हैं, इतने रिलीजन हैं, इतने ज़्यादा कम्युनिटीज़ हैं, अगर वो आपस में भिड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो हम ऑब्वियस सी बात है किसी चीज़ में जीत तो सकते नहीं हैं। तो महात्मा गांधी ने यही चीज़ करी कि सारे कम्युनिटी को एक साथ लाने की उन्होंने कोशिश करी। ही सर्च्ड फॉर दैट कुड बाइंड पीपल डिफरेंट इनटू अ यूनाइटेड होल। ठीक है, उन्होंने एक ऐसी चीज़ को सर्च किया, एक ऐसी चीज़ का इजाद किया, ढूंढा, जिससे सारे के सारे जो लोग हैं वो एक हो सकें। ठीक है, एक चीज़ में आके बंध सकें। दिस हैड टू द माइनॉरिटी दैट दे वुड नॉट बी अगेंस्ट टू वार्न द मेजोरिटी दैट द मेजोरिटी रूल इज अनडेमोक्रेटिक रूल। ठीक है, और उसमें ये चीज़ का आश्वासन दिया गया कि जो भाई माइनॉरिटी है, यानी जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उन्हें किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तो मतलब अगर ओवरऑल अगर हम इसको समअप करें तो बात हो रही है आज़ादी के समय में, जब गांधी जी सारे कम्युनिटीज़ को एक कर रहे थे। ठीक है, और वहाँ पे आज़ादी के लिए जो लड़ाई हो रही थी उसमें लोगों का एक होना मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ज़रूरी था, और उसके लिए उन्होंने एक ऐसा रूल बनाया, एक ऐसी चीज़ का इजाद किया जिससे लोग इकट्ठा हो सकें, एक हो सकें। तो ये मिला जुला करके इसको हमने समरी बना ली। अब हमें अगर इसे करना है तो बच्चे करेंगे कैसे? ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल महात्मा गांधी ट्राइड टू ब्रिंग। अच्छा देखो, हमें पता चल गया कि भाई वेरियस कम्युनिटी है, और उस वेरियस कम्युनिटी को वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वो एक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, सेक्शंस है, यहाँ पे हारमनी है, यहाँ पे अपार्ट है, क्या हो जाएगा? ब्रिंग टुगेदर, ब्रिंग टुगेदर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई? फोर्थ। अगला यहाँ पे कह रहा है कि
ही सर्च्ड फॉर ए, अच्छा उन्होंने ढूंढा, उन्होंने बच्चे क्या ढूंढा होगा? नेशन तो ढूंढा नहीं होगा, क्योंकि वो नेशन को तो ही आज़ाद करने में लगे थे, ठीक है। लोकेशन भी नहीं ढूंढा होगा। सोसाइटी, उन्होंने एक प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? सिद्धांत, ठीक है। उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत ढूंढा, एक ऐसा सिद्धांत लाया दैट कुड बाइंड पीपल ऑफ डिफरेंट व्हाट, डिफरेंट जेंडर्स, डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट प्रोफेशंस, डिफरेंट फेस। इसका आंसर आप लोग पहले दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले इसका आंसर सारे बच्चे देंगे। यहाँ पे क्या आंसर मैं लिखूँ, आप मुझे एक बार बताइएगा। आंसर मुझे क्या लिखना चाहिए? प्रोफेशंस, जेंडर्स या एरियाज या फेथ्स, ठीक है, ये बताइए। एक बार सारे लोग इसका बताइएगा क्या आंसर होगा। चलिए, आपका टाइम खत्म हो गया, 20 सेकेंड हो गया। अब जरा नोटिस करिएगा, अब उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत लाया, एक ऐसा प्रिंसिपल लाया दैट कुड बाइंड। सिद्धांत क्या होता है? एक मोरल रूल होता है, एक जनरल रूल होता है, एक सिद्धांत होता है टू बाइंड पीपल। बाइंड मतलब एक में बांधना, अलग अलग लोगों को। डिफरेंट जेंडर्स नहीं होगा, एरियाज नहीं होगा, प्रोफेशंस नहीं होगा। अगर आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे कम्युनिटी लिखा गया था, कम्युनिटी से संबंधित यहाँ पे फेथ हो गया। फेथ का मतलब बच्चे रिलीजन से होता है, तो वो जो अलग अलग धर्म के लोग थे, ठीक है, उनको एक में बांधने की बात हो रही है यहाँ पे। तो फेथ्स मतलब रिलीजन होता है। जिसको नहीं पता हो इस बात को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। फेथ्स इज द करेक्ट आंसर। अगला आपने देखा कि यहाँ